अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक एंड वी आर लाइव फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ जी मैं हूं सुहाब से। और क्योंकि आपको पता है कि मैं अकेले आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं करती, हरमीत बाजी हमेशा इस्लामाबाद से हमारे साथ होते हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले लाहौरियों को मैंने एक चीज़ की मुबारकबाद देनी है। ऑफिशियली ठंड इज़ ऑल हेयर, तो मेरे ख्याल से हमें अपने दिन का, प्रोग्राम का और आज के पूरे हफ्ते का और विंटर्स का ऑफिशियली वेलकम करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको पता है लाहौर में ठंड आती है, लेकिन जब आ जाती है तो फिर उसको एंजॉय करने के लिए आपको भरपूर तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन आपको पता है इस तैयारी के साथ साथ एक चीज़ की एहतियात आपने बहुत ज़्यादा करनी है। 2 दिन जो मैं आपसे नहीं मिली, जो मैंने आके स्क्रीन शेयर नहीं किया, आपसे बातें नहीं की, गुड मॉर्निंग पब्लिक में मेरी 2 एब्सेंटीज रही, वो इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी। और ये जो नासाज तबीयत होने की रुदाद है वो आपको मेरे जो 2 को होस्ट हैं जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में शो किया वो आपको बताते रहे कि सुबह को क्या हुआ है। डेंगू वायरस आपको पता है एक बार फिर से जो है उसने सर उठाया हुआ है पूरे लाहौर में। और अगर आप बाहर हैं और खासतौर पर जब सर्दी आती है और ठंड नहीं आना शुरू हो जाती है तो आपको पता है सबकी प्रेफरेंस यही होती है कि घर से बाहर जाएं, एंजॉय करें। तो जब आप घर से बाहर जाएं तो आपने एहतियात ज़रूर करनी है। जो भी प्रिकॉशंस डॉक्टर्स आपसे कहते हैं, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी आपको दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, वरना अगर डेंगू हो जाए तो हालत बहुत बुरी हो जाती है। स्वेयर बाय गॉड मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे ख्याल से ये एहतियात, परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। अब चलते हैं इस्लामाबाद, क्योंकि आपको लाहौर से इस्लामाबाद लेके जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो हरमीत पाजी, आपका आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सो आपको देखकर बहुत अच्छा लगा कि कम से कम वो जो तकलीफ आपने गुजारी है, जाहिर बात है कि डेंगू का शिकार आप भी हुई और फिर वीकनेस बहुत ज़्यादा, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आपको बहुत मिस किया और सबकी दुआएं आपके साथ थी। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं, और कल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गया था, वहाँ से मुख्तलिफ इलाकों की तरफ मैं गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि वाकई में मौसम बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। लेकिन एक चीज जो मैंने बड़ी करीब से देखी वो वही चीज कि हम अक्सर, मैं कल दोस्तों को यही कह रहा था कि बहुत सारी, क्योंकि चावल पकी हुई है और जो सुपर कर्नल चावल है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है भेजता है और यहाँ पे भी उसका ज्यादा इस्तेमाल है। तो याला बारी की वजह से हमने देखा कि जितने भी ओले पड़े थे उससे इतना नुकसान हुआ था। तो मैंने दोस्तों को एक लम्हे के लिए ये कहा कि हम बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि भाई खुशगवार मौसम है, बड़ा प्यारा मौसम है, लेकिन एक किसान पे कितना मुश्किल वक्त गुजरता है कि उसकी बोई हुई खेत जो पूरा साल, वो महीना पूरे साल वो मेहनत करता है, जमीन का सीना चीरता है, अपनी खून पसीने की जो उसकी कमाई होती है और उम्मीद होती है कि फसल आएगी और फिर फसल मार्केट में बेच के वो 2 पैसे कमाएगा। तो कल मैंने देखा बहुत सारे ऐसे जो खेत थे वो कहीं ना कहीं वो मुझे नुकसान उसमें नजर आ रहा था। लेकिन बहरहाल मौसम है, बदल रहा है, लेकिन एहतियात लाजिम है। लेकिन हरमीत, आपको पता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मौसम की रुत बदलने की जो बात हम कर रहे हैं ना, उसमें खुशी का इज़हार सिर्फ इतना सा है कि आपको पता है बामुश्किल लाहौर में अगर हम बेल्ट चेंज करने की बात करें, जैसे कि आप वीकेंड काफ़ी मसरूफ तरीन गुजार कर आए हैं, तो आपको पता है कि जैसे जैसे बेल्ट चेंज होती है, इलाका चेंज होता है, आपका मौसम की वेरिएशन जो है वो आपको डिफरेंट नजर आती है। इस्लामाबाद में जाएंगे तो ठंड और किस्म की होगी, लाहौर में भी आना शुरू हुई है, गुजरात साइड पे जाएंगे, फैसलाबाद साइड पे जाएंगे, तो ये मौसम जो है ना वो बेल्ट के साथ साथ चेंज होता है। लेकिन हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो ये कि मौसम तो चले बदल रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की बात कितनी दफ़ा अपने शो में और आपको हर प्लेटफॉर्म पे अब होती हुई नजर आएगी कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, और फिर इस दफ़ा ठंड का टेन्योर भी कहा जा रहा है कंपैरेटिवली पहले से कहीं ज़्यादा होगा। तो ये जो मौसम बदल रहा है और क्लाइमेट चेंज जो है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फसलें बहुत बड़ी तादाद में मुतासिर हो रही हैं। आपके सीजनल फ्रूट्स जो हैं, जिस सीज़न में पक कर तैयार हो जाती थी आपकी फसल, उस सीज़न में आपको पता है मौसम की तब्दीली के बायस अब इस वक्त जो है वो सूरत हाल काफ़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान का, आपको पता है पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज और मौसमी तगयराती तब्दीली जो है, बल्कि मौसम के फलों के साथ साथ उस पर असर भी बड़ा ज्यादा पड़ जाता है। बल्कि आपने देखा है कि हमने माजी में भी ये बात की थी और आज भी कहते हैं कि वो जो जायका है, वो जो टेस्ट होता है आम का, या आजकल जो अंगूर आया हुआ है, वो अंगूर आपको याद है कि माजी में जब अंगूर आता तो वो बड़ा रसीला और बड़ा शहद की तरह मीठा हुआ करता था। लेकिन अभी जितने किस्म के अंगूर आ रहे, मैं एक कुछ छक के, कोशिश मेरी होती जब मैं खरीदता हूँ तो पहले छकता हूँ तो मुझे कहीं वो स्वाद, जो मिठास है वो ये तो वही हाल हो गया ना, ये तो वही हाल हो गया ना, अंगूर खट्टे हैं लेकिन ये मौसम की वजह से खट्टे हैं, किसी और वजह से खट्टे नहीं है। खैर, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए। आपको पता है सबसे पहले आपके सामने हम रखते हैं अपना पूरा रन डाउन, यानी 2 घंटे की इस पूरे शो में हमने आपसे क्या क्या चीजें शेयर करनी, जिसे हम कहते हैं टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ गुड पब्लिक। तो टॉप स्टोरीज में आपको पता है सबसे पहले टॉप ऑफ द ऑल आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट। वैसे फेवरेट क्या क्या कि ना मैं थक गई हूँ, क्योंकि जो मुझे रिव्यू मिल रहा होता है ना बच्चों का, अब मुझे तो
खबरें आना शुरू हो गई हैं। बच्चे चाहते हैं कि हम ये वाली खबरें जो है वो प्रोग्राम में शामिल करें, जिसे हम डेली डोज कहते हैं। आज का डोज हम आपको देंगे, मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक है, तो बच्चों की भी और बड़ों की भी ख्वाहिशात पर और उनके तमाम तर पूरा इसरार, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इसरार किया जाता है इस चीज़ पे कि भी आप इस चीज़ में ये खास तौर पर इस सेगमेंट में ये चीज़ें आपने जरूर शामिल करनी है। तो सबसे पहले प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में डेली डोज में, और डेली डोज में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है पॉलिटिकल सिनेरियोज को भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल में इस वक्त शेर आया की जो आपको रुदात सुनाई दे रही है। खैर, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नून लीग की क्या क्या तैयारियां हैं, बाकी तमाम सियासी जमातें जो है वो इलेक्शंस को लेके कहां पर पहुंच रही है, क्या क्या तैयारियां मंशूर क्या है जो कि वो लॉन्च करेंगे इंतखाबात में। इसको आज के प्रोग्राम में हम अपने पॉलिटिकल सेगमेंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आज है वर्ल्ड फूड डे, और अगर वर्ल्ड फूड डे की हम बात करें तो आपको पता है इस वक्त इसराइल और हमास के दरमियान जो कशीदगी है उससे मशरिक़ वस्ता पूरी तरह बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है। तो वर्ल्ड फूड डे पे खासतौर पे हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने पेश करने की कोशिश करें कि वहाँ पर खुराक की जो किल्लत है, ईंधन की, बिजली की, और वहाँ पर जो इंसानी इस वक्त कहत नज़र आ रहा है उसको आज के दिन के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अगले आपको बताना है कि आज की टॉप स्टोरीज में एक और चीज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में रीढ़ की हड्डी का हरमीत आलमी दिन मनाया जा रहा है। अगर हम L5 की बात करें, L2 की बात करें, ये दो बीमारियां ऐसी हैं रीढ़ की हड्डी की जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 45% यंगस्टर्स हैं वो हम खवातीन में ज़्यादा ये मसला फिर बहुत ज़्यादा देखते हैं मर्दों के मुकाबले में। अगर जब भी हम देखते हैं कि ये मसला है रीढ़ की हड्डी का, तो फिर खवातीन ज़्यादा शिकार नज़र आती हैं। और आपने दोस्त फरमाया कि इसका जो हल है उसकी तलाश भी की जाएगी आज के शो में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में इसको एक सेगमेंट के तौर पर हम डिटेल में करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हरमीत बाजी का मुझे लगता है फेवरेट सेगमेंट है, वो इसलिए क्योंकि जब शेरो शायरी की बात आती है ना तो आप हरमीत बाजी का सोशल मीडिया निकाल के देख लें तो क्या खूबसूरत अंदाज में, क्या खूबसूरत रौबदार आवाज़ में वो हमेशा शेरो शायरी करते दिखाई देते हैं। तो आज एक शायरा, यंग शायरा जो है वो हमारे प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग पब्लिक की गेस्ट होंगी, तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। अब चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो मंडे डोज आपको देते हैं, कोशिश करें कि आज के दिन का और पूरे हफ्ते का बड़े बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन अंदाज से जो है वो आगाज़ करें। होपफुली कि आपका आगाज़ अच्छा होगा तो थ्रू आउट द वीक आप जो भी चाहते हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो हम प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे। आपको पता है सबसे पहले खबर हमने आपको देनी है डोज के तौर पर, और डोज जो है वो बड़ा ऊंचा नीचे से है, ढलवान जिसे कह सकते हैं, स्लोप जिसे कह सकते हैं। अब हमने आपको खबर देनी है कि ऐसी सड़क हमने आपको दिखानी है आज जो दुनिया की ऐसी सड़क है जो कि ढलवान बहुत ज़्यादा है, मतलब दुनिया की सबसे ढलवान सड़क जिस पर चलना आसान नहीं है। मैं चलने की बात कर रही हूँ, अभी मैं गाड़ी चलाने की बात नहीं कर रही, अभी मैं बाइक चलाने की बात नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इस पर चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको पता है कि वो स्लोप इतनी ज़्यादा है कि आप बहुत ज़्यादा फिसलने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर आपने हरमीत बाजी ऊपर चढ़ना है तो किसी पहाड़ से तो कम ये दिखाई दे नहीं रही कि इतनी ढलवान है कि अगर आपने ऊपर चढ़ना है तो आपको लग रहा है कि आप हाइकिंग कर रहे हैं। तो जनाब ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ऐसी सड़क है जो ढलवान है, और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से ये क्रेडिट भी मिल चुका है। और लोग बड़ी तादाद में, खासतौर पर जो टूरिस्ट है आपको पता है वो ना सिर्फ इसको एक सियाती मकाम के तौर पर कंसीडर करते हैं बल्कि आते हैं और एक पहाड़ की जगह इस सड़क की हाइकिंग करते हैं। मुझे तो यही लगता है कि हाइकिंग के लिए सड़क बनाई गई है। तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि लग भी हाइकिंग की तरह ही लग रही है, लेकिन मुझे याद है क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं, जितने भी सुहा पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो इस तरह की सड़कें आपको बहुत नजर आएंगी। और वैसे बचपन में ना ये जो एक लड़कपन का एक टाइम होता है और आपको बहुत अच्छा लगता है कि इस किस्म की जो सड़क होती है, आप जाते तो बड़े स्लोली आप पहुंचते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब पहुंचते हैं, लेकिन ऊपर से जब आप आते हैं तो फिर भाई ब्रेकें नहीं लगती हैं, और ब्रेकें नहीं लगती हैं तो उसका एक अलग भी मजा है। वैसे बहरहाल हम बड़ी कोशिश करते थे, हमारे इलाकों में इस किस्म की सड़कें बड़ी ज्यादा हैं, लेकिन वाकई में आपने दुरुस्त फरमाया कि ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ, जिस तरह हम यहाँ पे ट्रेल 5 की तरफ जाते हैं, अगर कोशिश करते हैं कि हाइकिंग तरफ निकले, तो यह लग भी रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग उसी तरह ही जा रहे हैं, ज्यादातर लोग निकल रहे हैं और वॉक की सूरत में ऊपर जा रहे हैं। फिर वही बचपन की तरह दौड़ लगाना, अपने आप को थोड़ा सा मासूम बना लेना और फिर वही यादों में दोबारा गुम हो जाना। लेकिन बहरहाल बड़े मजे की, व्यू बड़ा प्यारा है। लेकिन आपको बता देते हैं कि सड़क है कहाँ पे, अगर आप न्यूजीलैंड को विजिट करने का प्लान कर रहे हैं या अगर आप न्यूजीलैंड गए हैं और अगर आपने ये सड़क नहीं देखी तो फिर आपने कुछ नहीं देखा, बिकॉज ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ढलवान वाली सड़क है। और आपको पता है न्यूजीलैंड का एक शहर है और वहाँ पर डोनेटन,
उस शहर को खासतौर पर इसको एक स्ट्रीट का नाम दिया गया और स्ट्रीट जो है इसको बाल्डून स्ट्रीट कहा गया। इसका क्रेडिट आपको पता है हरमीत पाजी, थोड़ी सी हिस्ट्री ये कि बताकर फौरी तौर पर अगली खबर पर चलते हैं, वो ये कि इसकी हिस्ट्री ये है कि इस सड़क को पहले ऑब्वियसली दुनिया की ढलवान तरीन सड़क होने का एजाज़ तो हासिल था, लेकिन किसी और ने ये सड़क बनाई और उसके बाद उसको ढलवान तरीन होने का क्रेडिट ये इस सड़क से छीन लिया गया था। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप 3D एनिमेशन लगाएं और इसका मैप करें और मैप करके अंदाज़ा लगाएं कि क्या वाकई ये दुनिया की ढलवान तरीन सड़क है। तो एक बार ये क्रेडिट इस सड़क से चला गया था, दोबारा से इस सड़क के पास आ गया। मतलब अब फाइनली ये दुनिया की सबसे ज़्यादा वो सड़क है जिसको चढ़ना और उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर भी ऐसी खबर है कि जो आजकल ये गिला करते हैं ना कि मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, उनकी अगर शादी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, अपने आप से शादी कर लें आप, क्योंकि आजकल अच्छा वर मिलना और अच्छी नारी मिलना ज़रा मुश्किल हुआ है। लोग तो ये कहते हैं, खैर मैं ये नहीं कह रही हूँ, जो पब्लिक नारी की कमी भी बहुत हो गई है। एग्जैक्टली। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि लोग कहते हैं कि अच्छा कपल नहीं मिलता, अच्छा मैच नहीं मिलता, जनाब इनके लिए ये जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अगर मुझे कोई अच्छा कपल नहीं मिल रहा, अच्छा कोई जीवन साथी नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैं खुद से शादी कर लेती हूँ। 20 साल से अच्छा मर्द ना मिलने पर खातून ने खुद से शादी कर ली है। और आपको क्या बात है, क्या बात। और हरमीत पाजी आपको पता है उसने इस शादी के लिए कोई इतने सारे पैसे जमा किए और जमा करके उसने कहा कि मैं ये शादी मतलब बाकायदा अपने दोस्तों को इनवाइट किया, रिश्तेदारों को इनवाइट किया, जिस तरह से पूरा सेटअप होता है शादी का वो किया, तमाम तर रसूमात की, लेकिन वेयर इज़ दुल्हा? देयर इज़ नो दुल्हा। दुल्हा नहीं था, बस वो खुद ही थी और उसने खुद ही शादी रचा ली। मतलब उसने कहा कि मैं वेट क्यों करूं, मुझे शादी के सारे फंक्शंस करने और मुझे। लेकिन सो अगर हम देखें, मुझे बड़े अफसोस के साथ भी ये कहना पड़ा, इस चीज को मैं चाहता हूं कि इस चीज को ऐड कर लें। इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान को है और नर और नारी दोनों है, लेकिन ख्वाहिशात का इतना ज्यादा अंबार है कि लड़की को चाहिए सलमान खान जैसा बॉडी बिल्डर और बड़ा खूबसूरत और उसके पास लग्जरी गाड़ी भी हो, बड़े बैंक बैलेंस भी हो। इसी तरह जो लड़का है वो उसको भी चाहिए भाई पूरे ऐश्वर्य राय चाहिए। तो प्रॉब्लम यही है कि जिसकी वजह से हम रिश्तों का जो मामला देख रहे हैं इस वक्त बहुत ज्यादा, इस वक्त जो नई रिपोर्ट आई उसमें बहुत सारे इंकिशाफात हुए हैं कि पाकिस्तान में ये बड़ा मसला अब खड़ा हो रहा है। लड़कियां लड़के कुंवारे बैठे हुए हैं, शादियां नहीं हो रही, उम्रें ढल रही हैं। सो बहरहाल अब ये देखें ना कि भैया, लेकिन ये बात आपने दुरुस्त की इस खबर को अगर आप देखें कि इंतजार पर नहीं हुआ, तो उसने कहा जिंदगी तो मैंने जी नहीं है और खुद से क्यों ना प्यार करूं और खुद से ही शादी कर लूं। तो मेरे ख्याल में बड़ा खूबसूरत सा मैसेज भी है कि क्या इंतजार करेंगे। वो करीना का डायलॉग नहीं है, मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो मुझे लगता है ये अपनी फेवरेट है, इनको अपने से बेहतर कोई जीवन साथी मिला ही नहीं। और हरमीत पाजी इस खबर को इस बात पर खत्म कर देते हैं कि ये बात वाकई सच है कि आपका खुद से ज्यादा बेहतर कोई साथी होता भी नहीं है। आप मुश्किल में हो, परेशानी में हो, शादी में हो, रिश्ते इज़्दिवाज में हो या ना हो, जो आप अपने लिए खुद कर सकते हैं वो कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से खुद से मोहब्बत करना आपकी टॉप प्रायोरिटीज में से एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। हमने आपको भारत लेके चलना है वहाँ इसलिए क्योंकि एक ऐसा स्कूल जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ भारतीय रियासत आसाम में, जहाँ पर बच्चों से प्लास्टिक की चीज़ें बतौर फीस ली जाती हैं। मतलब आप ये देखें कि एक मियाँ बीवी हैं, उन्होंने हरमीत पाजी एक स्कूल शुरू किया और स्कूल शुरू करने का बेसिक रूट कॉज ये था कि आप वहाँ के बच्चों को मतलब एजुकेशन का जो है वो रुझान बहुत कम था बच्चों के पास, और बच्चों के खासतौर पर वालिदैन जो है वो वसाइल ना होने की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। स्कूल शुरू इस मकसद के लिए किया कि बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना है, लेकिन उसके बाद चूँकि वो जगह इस तरह की है कि वहाँ पे इर्द गिर्द हरमीत पाजी एयर पोल्यूशन और प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उन मियाँ बीवी ने ये सोचा कि वालिदैन को इस बात पे कन्विंस किया जाए कि आप हफ्तावार कम से कम 25 ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें फीस के तौर पे देंगे और फिर उसके बाद इस प्लास्टिक को पिघला के आपको पता है हरमीत पाजी लाहौर में भी पहली दफ़ा ये हुआ है, कराची में भी हुआ है कि प्लास्टिक को पिघला के उन्होंने सड़कें बनाना शुरू कर दी हैं। तो अब ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है, खूबसूरत पैगाम है और खूबसूरत तरीक़ाकार है। मेरे से ख्याल में जिस तरीके से हम हमेशा बात करने की जो तब्दीली और रुनुमा हो रही है, और फिर इंसान जिस ढंग से जी रहा है, जिस तेजी से अपनी जिंदगी बदल रहा है और जिस तेजी से चीजों का बदलाव हो रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में। हमें याद है कि भाई ईद जो है वो सूट सिलवाया जाता था, शूज लिए जाते थे तो ईद के ईद ही लिए जाते थे, इंतजार होता था पूरा साल। लेकिन अब क्या है कि भैया हफ्ता गुजरा नहीं है, खवातीन की ये रुझान बहुत ज्यादा है, मर्द हजरात में थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी मर्द आजकल के नौजवान जो है वो भी किसी कम नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि तेजियां बहुत आ रही है, लेकिन ये जो सिलसिला है स्कूल ने शुरू किया, मैं देख रहा हूं कि मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ गांव में ऐसे मजबूत सोच रखने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है। आपने पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो इस किस्म का काम कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत तरीकाकार है कि आप बच्चों की जहनियत जो है आप जिस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, आने वाले दौर में जब ये बड़े होंगे ये भी इसी तरह के काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में क्लाइमेट चेंजेस जो नुकसान
नुकसान दे रहे हैं पूरी दुनिया को, उससे बचाव का ये बेहतरीन हाल है और बेहतरीन पैगाम है। और आप ये देखिए कि पूरा कोई इदारा नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, वो कपल है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है। तो इससे ये बात साबित होती है कि अगर आप प्लास्टिक पोल्यूशन समेत क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने घर से शुरू करना चाहिए, या कुछ नहीं तो उस इलाके से शुरू करना चाहिए जिस इलाके में आप रहते हैं। तो अपनी मदद आपके तहत अब हमें इस जिसको हमने डैमेज करने में इतने साल लगाए हैं उसको बेहतर करने में भी तो हरमीत पाजी उतने ही साल लगने हैं। तो मेरे ख्याल से अब इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने बंद से जो है वो आबी आलूदगी हो या एयर पोल्यूशन हो, प्लास्टिक पोल्यूशन हो, उसे किस तरह से कंट्रोल करना है एंड स्टार्ट फ्रॉम योर होम। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी खबर हमने आपको देनी है और ये खबर बच्चों की फेवरेट खबर इसलिए है क्योंकि आज भी गली मोहल्लों में जब आपको ये लच्छेदार टॉफ़ी मिलती है तो आप फौरी तौर पर डिमांड कर देते हैं कि मुझे कोई अच्छा सा परिंदा बना दो, मुझे कोई दिल बना दो। हरमीत पाजी की मुस्कुराहट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि उनकी फेवरेट टॉफ़ी है ये लेकिन ये जो है वो शक्कर के राजा हैं जिनसे आपकी मुलाकात करानी है। मेकिंग में आपको इसलिए दिखा रही हूँ ऑन स्क्रीन हरमीत पाजी कि नॉर्मली वालिदैन जो है वो कंसीडर करते हैं या होता भी है कि ये बच्चों के लिए हार्मफुल होती है, लेकिन ये शक्कर के राजा जो है पिछले 25-30 सालों से इनके फोर फादर से ये काम शुरू हुआ है और उन्होंने इसको इतने खूबसूरती से कैरी किया है। वो कहते हैं इसमें सिर्फ चीनी, मेंथोल और दूध डलता है और ये बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन अब चूंकि बहुत पुराना हो गया है, गली मोहल्ले में सुबह से लेकर शाम तक ये लच्छेदार टॉफ़ी जो है वो बेचते हैं, बच्चे आते हैं और उनके मुताबिक जो उनको चाहिए होता है, कोई फ्लैग बना रहा है, कोई बटरफ्लाई बना रहा है, कोई हार्ट बना रहा है, कोई कुछ। वैसे सुहा मुझे ना कहीं ना बचपन का वो दौर याद आ गया क्योंकि हमारे इलाकों में बहुत कई साल में सर्दियों में बहुत ज्यादा इस किस्म के लोग आते थे और रजनीकांत की वो शक्ल मुझे आज भी याद है कि रजनीकांत की शक्ल का वो शख्स हुआ करता था और हम बड़े इंतजार में होते थे और फिर वो बनाते थे हमारे लिए, कोई बतख बना दी, कोई परिंदा बना दी, कोई फिश बना दी और उसको खाते खाते भी हम सोचते थे कि हाय रब्बा नहीं खानी है क्योंकि बड़े मजे की बनाई है। तो फिर आहिस्ता 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 ऐसा कर करके हम उसको बाइट किया करते थे। तो वाकई में टेस्टी तो होता है, मजा तो होता है, लेकिन वो बचपन वो सारी चीजें दोबारा आपको याद आ जाती हैं। वो जमाना बड़ा खूबसूरत होता था, लेकिन आज अगर हम देखें तो बच्चों की लाइफ मुख्तलिफ है। हाँ, देही इलाकों में लाइफ उसी तरह है, जो बड़े करीब से अगर आप जाके देखें इन चीजों का आज भी उसी तरह इंतजार होता है। लेकिन हरमीत आपको पता है मैं मेकिंग की जब बात करती हूँ ना तो ऑब्वियसली ये जो राजा हैं शक्कर के, उनका कहना ये कि इतना मेहनत तलब काम है कि हम जब यहाँ से थक खरा के जाते हैं रात को बाजू का 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं और उसके बाद 8 बजे से ऑनवर्ड 6 घंटे सिर्फ इसको बनाने में लगते हैं और उसके बाद आप सोते हैं और सुबह उठते हैं, उठ के फिर दोबारा से गली मोहल्लों की आप जो है वो गश्त करना शुरू कर देते हैं और कोई जो है वो साइकिल पे होता है, ये खूबसूरत आर्ट भी है। आप अंदाजा लगा लें कि एक तो वो काम करें बड़ी मेहनत से, लेकिन जो एक वो आर्टिस्ट है कि कैसे उस चीज से वो जनाब की भैया हर किस्म की चीज आपको बना के दे देते हैं और बच्चे बड़े इंतजार में होते हैं, देखते रहते हैं कि हाय ये बनाना, डिमांड बड़ी ज्यादा होती है उसके सामने। इसीलिए कहते हैं बच्चों का मोस्ट डिमांडिंग सेगमेंट है ये, क्योंकि हम वो खबरें लेके आते हैं जो बच्चों को बड़ी पसंद होती है और आज तो बड़े भी रिकॉल कर रहे होंगे उस टाइम को जिस टाइम पे गली मोहल्लों में हम भी बच्चे बन जाते हैं। तो बच्चे और बड़े सारे जो है ना वो आज रिकॉल कर रहे होंगे खासतौर पे इस लच्छेदार टॉफी को। और आज भी कहीं भी आपको नजर आ जाए तो हमें बड़े एंटीक पीस के तौर पर हम इसको देखते हैं और एक एंटीक ऐसी चीज़ जो कि हमारी रवायत और सकाफत का हिस्सा है, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है और देखकर बहुत एक्साइटमेंट और बहुत खुशी होती है। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज। फिर टुक्सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली बात की जाए अगर मुल्क की सियासी सूरत हाल की तो इस वक्त दोनों हालात जो है वो साजगार है मुस्लिम लीग नून के लिए। अगर इंतखाबात की बात की जाए और 16 माह PDM की हुकूमत गुजारने के बाद भी हरमीत अगर आज का सिनेरियो देखा जाए तो हालात इंतखाबात हों या ना हो, देर हो या सवेर हो, नून लीग के लिए हालात इस वक्त साजगार दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा तौर पर एक गूंज है जो कि इस वक्त सियासी हल्कों में पाई जा रही है और वो है शेर आया, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की तारीख तो कन्फर्म कर दी गई है और लंदन से रवानगी भी उनकी हो चुकी है। तो वो अब इस वक्त चक्कर काट के कहाँ का लाहौर यानी पाकिस्तान पहुंचेंगे। और इसके अलावा अगर मुख्तलिफ सियासी हल्कों की बात की जाए तो वो राना सनाउल्लाह हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, मरियम औरंगजेब हो, ये तमाम सियासी रहनुमा नून लीग के जो वो एक्टिव हैं और अपने तमाम तर देखने वालों को और अपने जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उन्हें यही कहा जा रहा है कि अगर आप नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं तो 21 को इसका सबूत आपको देना होगा। एक्टिव किया जा रहा है तमाम सपोर्टर और वोटर्स को। तो देखना यह है कि अब आवाम निकलेगी या नहीं। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या तैयारियां हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने की। और बात करने के लिए ताहिरा औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
ताहिरा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। कहिएगा कि अगर हम तैयारियों की बात करें तो एक दो दफ़ा तो हमें देखने में ये आया बज़ाहिर के डेट जो है वो आगे पीछे हुई है, लेकिन अब तो कंफर्मेशन काफ़ी तरफ से आ गई है कि नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो इंशाल्लाह वतन वापस पहुँच रहे हैं एक लंबे अरसे के बाद। और इस वक्त सियासी हलकों में जो तैयारियाँ आपकी जानिब से जो की जा रही हैं वो क्या है और क्या इंस्ट्रक्शन है जो कि पार्टी की तरफ से दी गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टी की तरफ से हर एक पार्टी के एमएनए पर और एमपी पर जिम्मेदारी आयद की गई है और डिवीजनल और सिटी के प्रेसिडेंट्स को अपने अपने डिवीजन में राब्ता मुहिम करें। तो मेरे जिम्मे रावलपिंडी डिवीजन की तमाम ख्वातीन से राब्ते की ड्यूटी थी, जिसमें माशाल्लाह मैंने अटक से लेकर तो चकवाल जिलों का दौरे करने के सिर्फ 2 जगह बाकी है, मरी, कहूटा, कदर सैदा, कोठी, सतिया और वह। ताहिरा साहब, अगर हम देखें जो 16 महीने की गवर्नमेंट गुजरी है और हमने ये देखा कि जो इस वक्त सूरत हाल है, बहुत सारी चैलेंजेस है नवाज शरीफ साहब के लिए और जो बड़ी उम्मीदें मुस्लिम लीग नून ने लगाई हैं उनसे और कहा भी जा रहा है कि बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। कौन सी जादू की छड़ी है मियाँ साहब के साथ कि सारे मामला ठीक होगा? अगर उनके पास ये छड़ी है तो अपने छोटे मियाँ को क्यों नहीं दी? पहली बात तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा मुल्क के वजीर आजम रहे। उन्होंने जो कुछ मुंह से निकाला, क्या वो गलत था? क्या वो मुकम्मल नहीं हुआ? क्या वो अपना काम मुकम्मल करके नहीं गए, बल्कि उनको तो 3 मरतबा अपनी मुद्दत पूरी करने नहीं दी गई। ये सही है कि हुकूमत ने मुद्दत पूरी की, लेकिन नवाज शरीफ साहब को 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। क्या ये सच नहीं है कि उन्होंने मोटरवेज की जाल बिछाई? क्या ये ठीक है कि उन्होंने दहशत गर्दी का खात्मा किया? कराची से खैबर तक जो दहशत गर्दी थी उसको अमन में बदला, लोड शेडिंग का खात्मा किया, बिजली की, गैस की, बेरोजगारी का खात्मा किया, लोगों को रोजगार मुहैया किए। तो इसके अलावा जो 3.5 साल, पौने 4 साल हुकूमत करके गए, जिन्होंने कहा हम पाकिस्तान को रास्ते मदीना बनाएंगे। ताहिरा साहब, एक चीज बिल्कुल मान लेते हैं, नहीं अब सवाल किया ना, फिर में मुकाबला भी होता है। हम वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे बच्चों और बच्चियों के लिए। मैं बनी गाला से साइकिल पे आया करूंगा अपने ऑफिस, मैं कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ड्राइवर नहीं लूंगा, मैं गार्ड नहीं लूंगा, और मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा और 50 लाख घर दूंगा। उन्होंने पौने 4 साल में क्या किया? नवाज शरीफ साहब ने तो 3 मरतबा वजीर आजम बने और जो कुछ कहा वो मुकम्मल करके। ताहिरा साहब, मान लेते हैं कि आप जो फरमा रही हैं कि आप लोग बड़े पुरुमीद हैं, लेकिन एक चीज जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हम सब करीब से देख के और आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इस वक्त जो सर्वे आ रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, जो हम लोग सर्वे करते हैं और देखते हैं, वहां से हमें लगता है कि सिस्टम से लोग जो है मुतमईन नहीं है। किसी सियासी जमात के बयान से मुतमईन नहीं है। तो इस वक्त अवाम को कायल करना, कौन से बयानियां आप लेके आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब लेके आ रहे हैं कि अवाम को कायल करें? हमें देख रहे हैं पूरा ग्राउंड आपके लिए खाली कर दिया गया, सिर्फ आपको खेलने का मौका खुलेआम दिया गया। कोई सियासी जमात जो है उसको तो जलसे करने की इजाजत नहीं है, कोई किसी का बैनर नहीं लगा। जहां जहां से आप गुजरते आप लोगों के बैनर ही लगे हुए हैं। देखिए, हमने किसी को नहीं मना किया कि तमाम सियासी जमातों को बाहर कर दें और हमें फील्ड दे दें। हमने नहीं किसी को मना किया। सबके लिए कानून पाकिस्तान का एक ही है और नवाज शरीफ साहब के लिए भी वही कानून है। नवाज शरीफ साहब बयानियां जो लेके अवाम में आ रहे हैं, जिस पर अवाम मुतमईन है और लोग हमारा साथ एक मरतबा फिर दे रहे हैं, उसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि माजी में भी जादू की छोटी छड़ी नहीं थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वो उन्होंने मुकम्मल किया। अपना प्रोग्राम यही बयानियां वो मीनारे पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान से बेरोजगारी का खात्मा, पाकिस्तान में दोबारा से ठीक है। ताहिरा साहिबा ठीक कह रही हैं आप, आपने जो चीजें हमें गिनवाई हैं बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपकी पार्टी का रहनुमा है। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आपने बिल्कुल जो कहा कि पिछले दौरे हुकूमत में, जब नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में थे, जब उनके पास इख्तिदार था और पावर थी, तो जो काम उन्होंने किए, जो फिंगर टिप पे आपने गिनवाए वो ठीक है। 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत थी उसकी बात भी अगर कर ली जाए तो सिर्फ ये बता दें कि अगर आप देखिए सारी सूरत हाल में, तो पीडीएम में आपको पता है 12-13 जमातें एक साथ थी। अब इत्तेहाद की अगर आप बात करें तो इंतखाबात में पार्टी को इस हवाले से क्या, किस डायरेक्शन में लिया जा रहा है कि अगर दोबारा से इत्तेहाद करना हो तो क्या आप लोग इत्तेहादी बन सकेंगे? या अगर इंतखाबात की बात करें पंजाब में खास तौर पे, तो सीट्स के लिए आप क्या समझती हैं कि क्या आप दोबारा से वो मिल बैठने का प्लान आप लोग का है, या आप लोग को लगता है कि जो वोट बैंक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वो काफ़ी है, जब वो वापस आएंगे तो हमें किसी इत्तेहादी को साथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
लेकिन ना मैंने ये कहा है कि हम अकेले हुकूमत बनाएंगे, ना मैंने ये कहा है कि हम इत्तेहादी को साथ लेके नहीं चलेंगे। पिछले 16 माह में शहबाज शरीफ साहब ने 13 सियासी जमातों को साथ मुशावरत के साथ रख के कामयाब तरीन हुकूमत की, जबकि मुल्क जो था वो डिफॉल्ट के दहाने पे था, जैसा कि पिछली गवर्नमेंट ऐलान करके गई थी। उसके बावजूद ये बड़ा कामयाब मुशावरत के साथ दौर गुजरा। तो मैंने ये नहीं कहा, हम आइंदा भी अगर हम समझेंगे और नवाज शरीफ साहब समझेंगे कि हमें कोलिशन गवर्नमेंट में जाना है तो हम बिल्कुल जाएंगे। लेकिन ताहिर साहब इत्तेहादी तो नाराज बैठे हैं ना। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात की जाए तो वो तो गिला करते हैं। पहले अगर हम देखें वजीर खारजा थे यहाँ से पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आज़म थे, तो उस वक्त तो हमने देखा एक दूसरे की तारीफ भी की जाती थी, सपोर्ट भी किया जाता था। लेकिन अब जाके देखा जाए तो वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। निगरान सेटअप पे उन्होंने बहुत कहा है कि वो आपके ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इस वक्त तो गिला जो है वो बिलावल की जानिब से बड़े क्लियरली किया जा रहा है, तो वो तो इत्तेहाद के मूड में नहीं है इस वक्त। तो आपको क्या लगता है कि दोबारा अगर कोलिशन होती भी है तो क्या आप कन्विंस कर सकेंगे तमाम इत्तेहादियों को मिलकर हुकूमत बनाने में? देखिए मेरी बात सुने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जितनी उनकी उम्र है ना वो उस हिसाब से नौजवान है, बयान देते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि मौसम जो वजीर आला पंजाब है उनका जरदारी साहब से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम एक मैच्योर जमात है और सियासी सूझबूझ रखते हैं। हर एक का पाकिस्तान एक मुल्क है, उसमें हर एक का एक दूसरे से ताल्लुक होता है। अभी ना इलेक्शन हुआ है, ना इलेक्शन के बाद हम लोग अपने अपने हिसाब से सीटें जीते हैं। जब ये सारा प्रोसेस इलेक्शन का हो जाएगा उसके बाद मियां नवाज शरीफ की क़यादत अब पाकिस्तान में मौजूद होगी, जो वो मुनासिब समझेंगे करेंगे, किस तरह मुनासिब समझेंगे करेंगे। ताहिर साहब एक और चीज मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को भी एड्रेस करें। आपके पार्टी के अंदर की अगर मैं बात करूं, अब शायद खाका नवासी साहब कहते हैं कि अवाम जो सवाल उठा रही हैं हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इसी तरह आपके अंदर सीनियर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमें नाराज, कहीं ना कहीं साइड लाइन पे नजर आ रहे हैं। इकबाल जफर झगड़ा को देखें, मेहताब अब्बासी को देखें, क्या इन लोगों को आप लोगों ने साइड लाइन पे किया है? मरियम नवाज साहब, आप क्या यंग जो लोग हैं उनको लेके आ रही है, जो पुराने लोग हैं उनको बस साइड पे हो गए, और इसका नुकसान पार्टी को कितना होगा? नहीं, किसने का साइड लाइन कर रही है? सीनियर लोगों को और नए लोगों को लेके आ रही हैं और इनको पार्टी साइड लाइन कर रही है। ये सब उन लोगों की अपनी सोच होगी, हमने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर बंदा अपनी सोच में आजाद हैसियत रखता है। एक घर में दो लोगों की राय मुख्तलिफ होती है, तो इतनी बड़ी सियासी जमात हो वहाँ तो बहुत से इख्तिलाफाती नजरियात भी होते हैं। शायद खान अब्बासी साहब को या सरदार मेहताब अब्बासी साहब को किसी ने साइड लाइन नहीं किया, ना हमने आज तक उनके लिए कोई बयान दिया है, ना हमने ये कहा कि उनका मैं हमेशा कहती हूँ शायद खान ने हमारे साथ जेल काटी है, सरदार मेहताब अब्बासी साहब ने काटी है, वो हमारी पार्टी के। और फिर आपने ये कहा जी सीनियर लोगों को, सीनियर तो बहुत से लोग हैं। ख्वाजा आसिफ को देख लें, ऐसे इकबाल साहब को देख लें, ख्वाजा साहब रफीक को देख लें, जावेद लतीफ को देख लें, बरजीत ताहिर को देख लें, कौन सीनियर नहीं है? बड़े बड़े सीनियर पार्टी के अंदर मौजूद हैं और बड़े जिम्मेदार हो, तो राना साहब ये बड़े जिम्मेदार उहदों पे बैठे हैं। हनीफ अब्बासी साहब को देख लें, कोई पार्टी छोड़ के नहीं गया, और ना शायद खान अब्बासी साहब। ताहिर साहब, नवाज शरीफ साहब मफरूर भी हैं, मुजरिम भी हैं, अगर कहीं ना कहीं कानूनी मामलात अगर होते हैं तो क्या आपसे जानना चाहूंगा, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कानूनी तौर पर अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर क्या लीडरशिप मरियम नवाज साहब ही संभालेंगी या शहबाज शरीफ ही देखेंगे सारी चीजों को? जिसको नवाज शरीफ साहब कहेंगे वो संभालेगा। ये फैसला भी वही करेंगे। ठीक है। मतलब इस बार जो हमेशा फ्लाइट अक्सर आती थी और फिर मोड़ ली जाती, तो इस बार पक्की फ्लाइट है पाकिस्तान की, लैंड करेगी। पाकिस्तान में लैंड करने का टाइम तो हमारे पास है, लेकिन मुश्किलात खरीदने वाले मेरे पास नहीं है कि मैं आइंदा का हाल बता सकूं तो फिर क्या होगा। ये जो पीरनी साहिबा थी, मुझे नहीं पता आजकल लोग कहाँ हैं, ये मुश्किलात तो उनके पास थे। अच्छा ताहिर साहब एक और चीज़ बताइएगा, अगर हम तमाम तर सूरत हाल को देखें तो आपको पता है कि इससे पहले अगर हम वोट बैंक की बात करें, वोटर्स की बात करें, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जानते हैं, उनको कायद समझते हैं, उनको रहनुमा समझते हैं, हमने अगर मरीम नवाज को जलसे करते हुए देखा या इस तरह की गैदरिंग जो है उसमें आपको पता है कंपैरेटिवली आवाम थोड़ी कम बाहर आई है। वो चीज़ आपने भी देखी, हमने भी देखी, ऑन स्क्रीन जो है वो कम से कम जो कैमरा है वो झूठ नहीं बोलता, और कोई एंकर शैंकर या XYZ जो है वो झूठ बोल सकता है। लेकिन आप ये बताइएगा कि अभी जो है वो कॉल दी जा रही है, अगर राना सनाउल्लाह की बात करें, शहबाज शरीफ की बात कीजिए, तो हर पैगाम में वो यही कहते हैं कि अवाम बाहर निकले, अवाम बाहर निकले। तो आपका क्या टारगेट है इस वक्त, अगर मीनार पाकिस्तान की बात की जाए या ओवरऑल उनके आने पे एक मजमा इकट्ठा करने की, जम्मे गफीर इकट्ठा करने की जो बात की जा रही है, उसके लिए तैयारियां कैसी हैं? आपने कहा कैमरे की आंख कभी झूठ नहीं बोलती,
कल कैमरे ने मंजर देखा, शहबाज शरीफ साहब ने जो कसूर में जलसा किया, वो कैमरा क्या बोलता था, क्या कहता था, वो रात क्या थे जब शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब का कल जो कसूर में जलसा हुआ, तो क्या उसके बाद कैमरे की आंख में झूठ बोला या सच बोला, क्या बताए? और जमे गफीर हम इकट्ठा नहीं करेंगे पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने 3 मरतबा देखा वजीर आजम ने पाकिस्तान के अंदर 3 पैच लाए, लैपटॉप तकसीम किए, पीली टैक्सी तकसीम की, लोगों को आसान कर्जे दिए, कारोबारी कर्जे दिए और नौकरियां दी, तो वो लोग जानते हैं कि हमने पाकिस्तान। सायरा औरंगजेब साहबा, एक और चीज जो मीनार पाकिस्तान में जलसा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि तैयारियां बड़ी उरूज पर हैं। आपसे जानना चाहेंगे, खबरें ये भी आ रही हैं कि सेलेक्टेड मीडिया को ही एंट्री होगी, बहुत सारे साफियों को इजाजत नहीं दी जाएगी, इस पर आप क्या कहती हैं? और दूसरी बात, मेन्यू बड़ा अच्छा होता है खाने पीने के, और तो मीनार पाकिस्तान कुछ अच्छा मेन्यू लेके आए हैं आप लोग? नहीं, हम तो कोई मेन्यू लेके नहीं आए, हम तो पिंडी से जाएंगे अपना काफिला लेके, यहाँ से खाना साथ बांध के ले जाएंगे, रास्ते में दोपहर जहाँ होगी वहाँ खा लेंगे और आगे जाएंगे। रास्ते में हमने रुकना कोई नहीं है, ना मुझे लाहौर से मेन्यू का पता है, ना मेरे इल्म में है वहाँ कोई मेन्यू का। हर बंदा जो अपने शहर से जा रहा है अपने पानी का खाने का बंदोबस्त करके जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीनार पाकिस्तान से जमे अल्लाह ताला के फजलो करम से खुद इकट्ठा होगा नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बैनुल अक़वामी लीडर हैं। वो कोई सिर्फ ये नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत जब बनाया तो दुनिया के नक्शे पे पहला पाकिस्तान मुल्क है जो एटमी कुव्वत बना। ये तमाम क्रेडिट नवाज शरीफ से कोई छीन नहीं सकता, और जो काम वो तारीख करके गए वो जिन्ना बिसार है। लोग इस मोहब्बत में खुद आएंगे, हम सिर्फ राब्ता करते हैं कि 21 अक्टूबर को इतने बजे मीनार पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, हम आपको दावत देने आए हैं, आप भी तशरीफ लाएं। तो उसके लिए अगर आप ये समझें कि वहाँ पे कितना मजमा होगा, कितना जमे गफीर होगा, तो मुझे तो उस मीनार पाकिस्तान की मैं गाड़ी से गुजरते हुए वसत देखती हूँ, और जो मेरा अंदाजा 81 वर्ष था, वो मीनार पाकिस्तान में उसे इंशाअल्लाह ताला सिर्फ अंदर नहीं बाहर भी किन धरने की जगह नहीं होगी। आप खुद देखेंगे, आपकी नहीं मेरी बात पूरी आपने कहा मखसूस सहाफियों को अंदर इजाजत दी जाएगी आने की, ये बिल्कुल गलत अफवाह है। अफवाहों पे कान न धरा करें। आप अपने कैमरे मतलब आपकी तरफ से ओपन इनविटेशन है आप सबके लिए, हरमीत के लिए भी ओपन इनविटेशन होने देंगे, कोई आपको बाहर नहीं रोकेगा। ठीक है, कोई इजराइल नहीं है, पाकिस्तान है और ना फलस्तीन है। बात ये है कि सबको इजाजत होगी जो मीडिया आएगा, ना अफवाहें फैलाएं ना अफवाहों की बात करें। ठीक है तायरा साहिबा, थैंक यू सो मच। ये वक्त का हरमीत आपके और मेरे लिए ओपन इन्विटेशन है। ये खबर जो है वो बकौल उनके एक अफवाह है, तो हम सब जाएं और जाके देखें कि अभी इस वक्त नून लीग की जो देखने में ये आ रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो हम देख रहे हैं कि कम बैक जो है वो कैसा होगा, उसके लिए नून लीग भी इटसेल्फ एक्साइटेड है और आवाम जो है वो भी देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। एक ब्रेक लेने वापस आते हैं, एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हरमीत, ये कॉल तो सुना ही होगा कि अगर तालीम हासिल करने के लिए आपको चीन तक का सफ़र भी करना पड़े या चीन भी जाना पड़े तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन जिस वक्त ये कॉल जो है वो हमारे पास पहुंचा, हम तक पहुंचा, अगर हम सिर्फ इस सारे सिनेरियो में हम एक चीज़ कॉमन जो हम कोशिश करें कि डायग्नोस कर सकें कि उस वक्त बज़ाहिर चीन इस तरह से मौजूद तो नहीं था जिस तरह से आज मौजूद है, लेकिन चीन को कोट करने का इस कॉल में मकसद सिर्फ ये था कि अगर आपको दूर का सफ़र करके भी तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़े तो आप सफ़र ज़रूर करें। मतलब तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए वो बच्चे हों बच्चियाँ हों, माँ बाप भी बहुत कोशिश करते हैं, और मुआशरे और कौमें जो है वो तभी बनती हैं जब तालीम का जेवर जो हर घर में हो, हर बच्चा जो है वो उससे आरास्ता हो। लेकिन अब देखने में ये आता है कि हम अगर देहातों की बात करें हरमीत, अगर हम गाँव की बात करें तो बहुत सारी सूरत हाल अभी बहुत सारे इलाकों में बहुत ख़राब है, वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, वो तालीम की हो, तालीम के लिए वसाइल की हो, किताबों की हो, फ़ीस की हो, मसले बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनको एड्रेस करने के लिए हम देखते हैं कि जब कोई आम बंदा उठ के अपनी कोशिश और अपने मौजूदा वसाइल जो है उससे जब कुछ करता है तो उसको अप्रिशिएट करना मैंने तो प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो तालीम से आरास्ता होते हैं और उनके फैमिली में मैंने एक चीज़ देखी है, खासकर हमारे जो इलाके होते हैं शहरी इलाकों से दूर रह के मजबूरियाँ बहुत होती हैं। मुझे याद है कि हमारे साथ 2-3 ऐसे नौजवान थे कि वो सुबह के वक्त तकरीबन 3 या 4 घंटा जो है वो लगता था स्कूल तक आने के लिए। पहाड़ी इलाका था, कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ नहीं होती थी, और अभी मेरी मुलाकात
मुलाकात खैबर जो पेशावर का एक हॉस्पिटल है उस लड़के से जब मेरी हुई तो वो बाकायदा डॉक्टर भी बन गया है और पूरी फैमिली जो है पेशावर शिफ्ट भी हो गई है। इसी तरह वो दूसरा लड़का जो है वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को बदल लें, और पूरी फैमिली की जिंदगी बदल जाती है जब आपकी जिंदगी बदलती है, क्योंकि मसाइल तो हैं, वसाइल की कमी है, लेकिन जब आप हिम्मत नहीं हारते और आपकी कोशिश होती है कि ये जो मुश्किल वक्त मेरी फैमिली पे गुजर रहा है, तकलीफ से जो फैमिली गुजरी, कहीं ना कहीं इस सिस्टम को बदलना है, तो वाहिद हल है वो है एजुकेशन की तरफ जब आप आते हैं और तालीम से रास्ता होता है। लेकिन हरमीत, आपको पता है, आप कह रहे हैं कि कुछ आप अपने लिए करते हैं, कुछ आप दूसरों के लिए करते हैं, और जो दूसरों के लिए करते हैं वो फिर क्या ही करते हैं। कैसी कहानी हमने आपको सुनानी है आसिया सरैत पार्कर से, जिसका ताल्लुक है, जो कि अपने रिक्शे में उन तमाम दूसरी बच्चियों को ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात देख के स्कूल तक रोज़ाना ड्रॉप भी करती हैं और पिक भी करती हैं। उनकी कहानी क्या है, उस पर एक रिपोर्ट बनाई है हमने, वो आप देखें फिर वापस आए। थर पार्कर के गांव की तालबा फरोग़ तालीम के लिए कोशा। मैट्रिक की तालबा आसिया ने रोजाना गांव से बच्चियों को शहर स्कूल लाने और वापस ले जाने का फरीजा संभाल लिया। आसिया ने न सिर्फ खुद तालीम हासिल करने की ठानी, बल्कि गांव के दीगर मकीनों को भी बच्चियों को तालीम दिलाने की तरगीब दी। स्कूल आने जाने की मुश्किल पेश आई तो समाजी तंजीम थर फाउंडेशन ने आसिया को रिक्शा देकर मसला हल कर दिया, जो 2 बरस से रिक्शा पर स्कूल आकर अपनी और दीगर बच्चियों की तालीम का सिलसिला जारी रखे है। मुझे थर फाउंडेशन वालों ने एक रिक्शा दिया, मैं लड़कियों को स्कूल लेकर आती हूँ और लेकर जाती हूँ। डॉक्टर बनकर खिदमत करने का जज्बा रखने वाली आसिया गांव की दीगर लड़कियों को भी आगे बढ़ता देखना चाहती है। अपने इलाके में उम्मीद की किरण और तालीम की सफीर बनकर काम कर रही है। क्या बात है आसिया की, ना सिर्फ खुद तालीम जैसे जेवर से मोहब्बत है उसको, और वो उसके हसूल के लिए दिन रात कोशिश। एक बात जोड़ के जाऊंगा, और अगर हम देखें इस बच्ची की इस सोच को देखें और इस मुस्बत सोच को लेकर ये जो आगे चल रही है, यकीनन ये बच्चे जो आगे बढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, तो इनको ये जरूर याद आएंगे। मैं एक छोटी सी जो रियल है, मेरे दादाजी जो थे उसकी शॉप में अचानक पूरा प्रोटोकॉल आया, और फिर वो उस वक्त मुल्ला उमर साहब की गवर्नमेंट थी काबुल पर, अफगानिस्तान पर, और एक मिनिस्टर साहब आए और वो अफगानिस्तान से थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने इनसे मिलना है, यानी मेरे दादाजी से मिलना है और इसके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारना है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बचपन यहाँ पे जब मैं तालीम हासिल कर रहा था इसी इलाके में, तो मेरे लिए अक्सर मेरे पास किताबें नहीं होती थी और किताबों के पैसे मुझे ये दिया करते थे। तो वो चीज, वो मिनिस्टर भी बने लेकिन उनको वो चीज भी याद थी कि हाँ, किसी ने सहारा दिया, किसी ने मुझे थपकी दी और किसी ने हौसला दिया, और आज मैं अगर मिनिस्टर बनाऊं तो किसी का कोई रोल है। तो मेरे ख्याल में अगर इस लड़की को देखें तो वाकई में उसका जो रोल है, और वो खुद भी तो पढ़ रही है लेकिन और को भी साथ लेके जा रही है, कमाल है ऐसे लोग। बस बिल्कुल ठीक है, हम यही बताना चाह रहे थे कि आसिया जो है बेसिकली वो रोल मॉडल है इस मुल्क में जिसे हम रहते हैं, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, इस मुआशरे में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पर ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो कि तालीम के असूल के लिए इतनी मेहनत अपने लिए भी करते हैं और अपने से मुंसलिक लोगों के लिए भी करते हैं। एक ब्रेक लेने वापस आते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और प्रोग्राम के आगाज़ में जब आपसे रन डाउन शेयर करते हैं तो मैंने आपसे बताया और डिस्कस करने की उस वक्त कोशिश हरमीत हमने ये की थी कि आज चूँकि बहुत सारे दिन के हवाले से आज का दिन मनाया जा रहा है, मतलब अगर रीढ़ की हड्डी के आलमी दिन के तौर पर हम बात करें या फूड सेफ्टी के हवाले से हम बात करें तो आज वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है। तो हरमीत, अगर हम इस सारे सिनेरियो को स्केच करने से पहले आपको पता है कि आज के दिन की मोहलत जो हमें मिली है या हमें जो मौका मिला है इसको भरपूर तरीके से कैश करना चाहिए। आज इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमास इसराइल की जो कशीदगी है वो बढ़ती चली जा रही है और मशरिक़ वस्ता जो है वो इससे ओवरऑल मुतासिर हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त गज़ा की पट्टी पर वो जो आपने देखे हैं 1000 से ज़ायद बहुत सारी ऐसी इमारतें इनको मिसमार कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि 60% चूँकि वहाँ की आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है, वहाँ पर ईंधन, बिजली, खुराक, पानी, उसकी क़िल्लत, बल्कि इंसानी बहरान जो पाया जा रहा है उसको आज के दिन के कॉन्टेक्स्ट में अगर ड्राइव करें तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर मौका नहीं होगा। लेकिन चूँकि खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, फूड का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हम इसको जनरल पर्सपेक्टिव में भी करने की भरपूर कोशिश करेंगे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सारे इलाके, दही हो या गांव के इलाके हो, बहुत सारे ऐसे इलाके आज भी मौजूद है जहाँ पर इस वक्त खुराक की किल्लत पाई जाती है। तो ये सारी सूरत हाल जो है, इसमें आज के दिन को मनाने का मकसद क्या है, आप और हम मिलकर एक मुआशरे के तौर पर पाकिस्तानी होने के नाते क्या कर सकते हैं। तो ये अवामी तासुरात, यानी जो अवाम रिव्यू करती है आज के दिन के हवाले से अरमीत, वो तो आपने देखा। अगर हम खुराक के आलमी दिन के तौर पर बात करें तो अभी हम सिर्फ बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं, मतलब ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होती है,
इसमें आपको पता है बेसिक पानी है, खुराक। सोहा, अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ें जो हम करीब से देखते हैं और ख़ासकर ऐसे इलाके में, क्योंकि हम एक तरफ तो देखते हैं कि कम लोग जो हैं वो ज़्यादा अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर हम एक तरफ देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे इलाकों में मैं देखता हूँ, बल्कि आम आदमी के साथ आप बैठे तो एक वक्त का खाना जितना भी है वो बड़ा मुश्किल से मिल रहा है। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं पूरा दिन मेहनत करते हैं, और मैंने तो ये देखा है कि जो वो शादी हालों से जो बचा कुचा खाना होता है वो बचा के अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं। ये इस वक्त 50% खवातीन जो हैं पाकिस्तान की वो एनीमिया का शिकार हैं, यानी खून की किल्लत है, कमी है। तो आप अंदाजा लगा लें, यही माएँ जब बच्चा जन्मेंगी तो बच्चा कौन सा क्या क्या कमियां उस बच्चे में नहीं होंगी, ये भी सबके सामने है। बस इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर शहजाद अमीन इन्हें कहते हैं और ये CEO हैं पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सर इनिशियली सिर्फ हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, एक है खुराकी किल्लत जो कि मौजूद नहीं है या कमी पाई जाती है, और एक है आज के ज़माने में वो बढ़ती हुई महंगाई की चीज़ें मौजूद भी हैं लेकिन उस महंगाई की वजह से लोगों के घरों में खुराक की किल्लत पाई जाती है। इन दोनों चीज़ों को पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से ड्राइव करेंगे आप? अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है। एक तो आपने फूड सिक्योरिटी की बात की और फिर आपने इकोनॉमिक्स की बात कर ली, पर इन दोनों के बीच में एक और चीज़ है फूड सेफ्टी। वो शायद उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो हमारे पास खुराक नहीं है और जो खुराक है वो इस सेफ नहीं है और उस लेवल पे नहीं है जो कि एक ह्यूमन कंजम्पशन की होनी चाहिए। और इसी की वजह से जो लिमिटेड खुराक में मिलती है वो डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, तो वो महंगी भी है। और इसी की वजह से अभी जैसे हमारे दोस्त बता रहे थे कि जो हमारा हेल्थ बिल है, स्टंटेड ग्रोथ है, आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी कि तकरीबन 45% बच्चे 5 साल से कम इस मुल्क में स्टंटेड ग्रोथ के निशान हैं। दैट मीन्स कि उनकी जो फिज़िकल ग्रोथ है वो मुकम्मल नहीं है। और हम अगर इसी तरह चलते रहे तो आज से 8 से 10 साल बाद हमारे जो नई कौम, नई जनरेशन आएगी वो एक कमज़ोर दिमाग या कुन जहन लोग होंगे। ये एक बहुत ख़तरनाक इंडिकेटर है। हमें इसके ऊपर बहुत जल्दी काम करना चाहिए। और इसका जो रूट कॉज है वो मैल न्यूट्रिशन है, क्योंकि सही मिकदार में और क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो अवेलेबल नहीं है। जी हरमीत, डॉक्टर साहब, अगर हम देखें, ज़ाहिर बात है कि माशरती इल्म में हमने पढ़ा, आसपास भी पढ़ा, और ये पढ़ा कि भाई ये पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत के हवाले से आपको भी मालूम है, हमें मालूम है। सब कुछ होने के बावजूद फिर भी हम, चाहे वो दालें हों, गंदम हों, ये सारी चीज़ें हम फिर कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि हमारे पास हैं और फिर हम मंगवाते बाहर से हैं। क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि खुराक का, क्योंकि अगर आटे की बात की जाए तो मुझे याद है कि अभी की ये पिछली गवर्नमेंट में तकरीबन 60 रुपए पर केजी था, अभी आप देखें तो 130-140 तक पहुंच चुका है। चीनी भी आपके सामने। तो ये वो बेसिक चीजें जो बेसिक नीड भी हम आम आदमी पूरा नहीं कर पा रहा है। अच्छा, उसमें ना एक और चीज़ भी है। जी, हर साल तकरीबन 10 से 12% हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। अगर आप आसपास भी अपने देखें तो सोसाइटियाँ बन रही हैं, शहर एक्सपैंड हो रहे हैं, सो जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है वो कम हो रहा है। तो एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास, और हम कहते भी हैं कि हम एग्री बेस्ड इकॉनमी है, बट दुनिया में सबसे कम ईल्ड जो है वो हमारे यहाँ है। दुनिया में एक ज़मीन से साल में 4 दफ़ा क्रॉप ली जाती है, हमारे यहाँ 2 दफ़ा बहुत बड़ा तीर चला लें तो ली जाती है। दुनिया में जो पर एकड़ ईल्ड है, यानी कि 1 एकड़ में कितने मन या कितने टन जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो कहीं ज़्यादा है, हमारे यहाँ बहुत कम है। अगेन उसकी वजह या तो हमारे पास क्वालिटी ऑफ इनपुट या सीड जो है वो नहीं है, या फिर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि लैंड का प्रॉब्लम है, बिकॉज ये भी हिस्ट्री बताती है हमें
कि जिस इलाके में और जिन फार्मर्स ने न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मेथड्स को अडॉप्ट किया है तो वो साल की 4 क्रॉप्स ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक। वो उनके यहाँ ईल्ड बेहतर हो गई है। और सर ज़रख़ेज़ ज़मीनें होने के बावजूद भी ये फुकदान जो है जिसको हम हैं उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आयशा समीन हमारे साथ मौजूद हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि अभी हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे। ओवरऑल जो पैनल हमारे साथ मौजूद है उनके मुताबिक हमारी अगर ज़रख़ेज़ ज़मीनों की हम बात करें, चूँकि साल में सिर्फ 2 दफ़ा हम उनसे मुस्तफ़ीद हो पाते हैं, इस सारी सूरत हाल में हमारा मुल्क जो कि एक ज़राई मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम उन्हें 2 से 3 से 4 दफ़ा भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर हमने देखा कि अगर हम एड की बात करें तो आपको पता है कोई ज़लज़ला हो, सैलाब की सी सूरत हाल हो तो बड़ी तादाद में मुख़ैर हज़रात निकल कर बाहर आते हैं, लोगों की मदद करते हैं। लेकिन जो हुकूमत को करना चाहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट को करना चाहिए खुराक की किल्लत की वजह से, ताकि एक डिमांड और सप्लाई की जो चेन है उसको मैनेज किया जा सके। आप इस हवाले से क्या समझती हैं, खासतौर पे आज के दिन के मौका पे जहाँ पे खुराक काल में दिन मनाया जा रहा है? प्रोफेसर डॉक्टर आयशा समीन। सबसे पहले तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस आपको बताऊंगी कि खुराक काल में क्यों मनाया जाता है, ताकि हम रियलाइज करवा सकें। क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जितने भी स्कॉलर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो खुराक की किल्लत नहीं है, एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन है खुराक की वो डिस्ट्रीब्यूशन का इशू और फिर प्रिजर्वेशन का इशू है, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है मेन इशू है। और जो आप ज़रख़ेज़ ज़मीन की बात कर रही हैं, जितनी मर्जी फसल उगा लें, लेकिन बाद में मसला आता है कि हाउ टू प्रिजर्व दैट। ये डिमांड और सप्लाई में इकोनॉमिक्स वाले ज्यादा समझते हैं। अगर कोई हमारे साथ इस प्रोग्राम में है तो किस तरह से हम इसको डिमांड और सप्लाई के इशू को कवर कर सकते हैं। और इसमें बीइंग ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैं कहूँगी कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट का बहुत ज्यादा रोल है कि अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गई है तो उसको आप किसी अच्छी तरह से उसको प्रिजर्व कर लें। और अगर हम इस साल की थीम की बात करें, वो है वाटर पे है थीम है, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। दैट इज वेरी गुड थीम, क्योंकि वो हम खुराक के साथ कर रहे हैं, वो भी हम पानी के साथ भी कर रहे हैं। हम पानी को भी जो है प्रिजर्व। जी जी डॉक्टर साहब, अगर हम देखें कल ढस्का के शहर में और वहां पे मैंने देखा बड़ा वो खूबसूरत सा मजेदार सा चावल जिसकी बिरयानी बड़े मजे की होती है, इसका पुलाव बड़ा मजा का होता है, बाहर भी हम भेजते हैं, पाकिस्तान में भी बड़ा महंगा मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा था कि सोसाइटी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और वो चावल अब नायाब होता चला जा रहा है। सर क्या वजह, सोसाइटी तो बन रही है लेकिन मसला ये है कि आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ये कितना नुकसान है और इसको कितना सीरियस लेना चाहिए? सब आप कमेंट कीजिएगा इस पर। देखिए आबादी बढ़ रही है, ये एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा कि इसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए। अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इस साल की जो थीम है वो है वाटर इज़ लाइफ। जो वर्ल्ड फूड डे है वो बनाया भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका वो ये बनाते हैं और पूरी दुनिया पर उनके साथ इसको सपोर्ट करती है। तो इस साल की जो थीम है वो वाटर इज़ लाइफ है। इसके ऊपर 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए 76% अप्रॉक्सीमेटली ऑफ फ्रेश वाटर ग्लोबली इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर। तो पानी की अहमियत देखें। फिर हम बात करते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक डेयरी से भी है, ये जान के बड़ी हैरत होगी कि 1 लीटर दूध प्रोड्यूस करने के लिए तकरीबन 900 से 1000 लीटर पानी चाहिए। अब आप सोचें कि 1 लीटर में 4 गिलास होते हैं और एक शख्स को 2 से 3 गिलास पीने हैं। ये ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ कोई 1.5 लीटर की कंजम्पशन है पर हाउस होल्ड ऑन अ लोअर साइड। तो कितना पानी चाहिए उसको प्रोड्यूस करने। इसमें फीड उगाने के लिए, फार्म पे कैटल के नशोनुमा के लिए, क्लीनिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, सब मिलके तकरीबन कोई 900 लीटर बनता है। तो पानी इज़ वेरी क्रूशियल, चाहे वो फसलों के लिए हो,
चाहे वो प्रोसेस फूड के लिए हो, जितने भी सेफ फूड हैं जो प्रोसेस्ड हैं, प्रॉपरली पैकेज्ड हैं, उनमें भी पानी की रिक्वायरमेंट है। और हमारे यहाँ जितना ज़ाया पानी हम करते हैं उसका भी कोई कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर साहब ने एक और मजे की बात की जी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन का एक मेजर कंसर्न है, चाहे वो फूड का हवाले से हो, चाहे वो किसी और चीज़ से हो। इसी तरह से पानी की भी जो हम बात करते हैं कि पानी को जो फसलों पे हम प्रोवाइड करते हैं, कहीं तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं और कहीं हम पहुंचा नहीं सकते, जिसकी वजह से प्रॉपर ईल्ड नहीं मिलती हमें। तो ये एक मेजर चैलेंज है। और शायद जो मेरी तो गुजारिश है विद द स्टेक होल्डर्स एंड द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी मेकर्स कि वी नीड टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट पॉलिसी ऑन हाउ टू रियली डिस्ट्रीब्यूट, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट ऑफ वेल्थ की भी बात करते हैं, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, क्योंकि अभी आज हम वाटर के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं, उसकी हमें करनी चाहिए ताकि सारे फार्मर्स तक सही मिकदार में उनके हिसाब से उनके वाटर के रिजर्व। डॉक्टर शहजाद, आपको पता है कि अगर हम देखें डॉक्टर आयशा की जी हरमीत कंटिन्यू करें। डॉक्टर आयशा, अगर हम देखें जो डॉक्टर साहब ने बात की, मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आबादी चाहे पानी। अब अगर हम पानी की बात करें, डॉक्टर साहब ने जो बात की इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर दरिया सिंध की बात की जाए, सिंध थास मुआहदे की बात की जाए, हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता दरिया चनाब, दरिया जेहलम, ये सारी चीज़ें हमारे सामने, दरिया रावी का क्या हाल हुआ। अगर इस पानी को हमने महफूज ना बनाया, और हिंदुस्तान की कोशिश भी है कि इस मामलात को वो जिस तरीके से लेके जा रहे हैं बड़ा खतरनाक है आने वाले दिनों में, लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी दुनिया जो है वो मुख्तलिफ चीजें जो हैं डिफरेंट तरीके से लेके जा रहे हैं। हमारा किसान आज भी वही पुराने आलात, पुराने सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। तो क्या करना चाहिए, कौन कौन से इकदाम उठाने चाहिए? इसराइल की हम बात करें तो पूरा का पूरा रेगिस्तान उन्होंने कर दिया, ग्रीन बना दिया। डॉक्टर आयशा, आपसे सवाल मैं इस पे ये कमेंट करूंगी कि सबसे ज्यादा हमें वाटर प्रिजर्वेशन पे, इसकी कंजर्वेशन पे जोर देना चाहिए, क्योंकि जब से हम अपने बचपन से सुन रहे हैं कि डैम बन रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं है। इस दफा भी इतनी ज्यादा बारिशें हुई हैं और सारा पानी जो है वो जाया हुआ है, उसके प्रिजर्वेशन के लिए, उसकी कंजर्वेशन के लिए कोई स्टेप नहीं किया गया। दूसरा ये कि अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को डिफरेंट लेवल्स पे, मीडिया इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा आज गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में भी इसी थीम के हवाले से वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड पे मैं सेमिनार और पोस्टर कंपटीशन और प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा रही हूँ। लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और सबसे छोटी सी बात है कि जब हम सुबह को अपने पानी का नल चलाते हैं और ब्रश करते हैं तो उस वक्त भी हम जो है नल को खुले रहने देते हैं। और दूसरा ये कि हमें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेंसिटाइज करना चाहिए ताकि वो वाटर की कंजर्वेशन पे जोर दें। तो इसमें सबसे, अगर डैम की बात करें या छोटे रिजर्वायर की बात करें, तो सबसे ज्यादा जरूरत गवर्नमेंट को है कि गवर्नमेंट इस पे सेंसिटाइज हो, लेकिन कोई भी इसकी तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी जा ताकि इन चीजों को कंजर्व किया जा सके। दूसरा फूड की बात है, क्योंकि जो थीम इस तरह से है इस साल का, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, और अगर देखें तो हमारी बॉडी का 70% जो है वो वाटर। अच्छा चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि अगर हम थीम की बात करें, डॉक्टर साहब अगर थीम की बात करें, ठीक है वाटर ओरिएंटेड हमने इस दफ़ा इस साल खास तौर पे इसका थीम इस तरह से है, लेकिन अगर हम डिमांड सप्लाई के ज़रा हट के, डिस्ट्रीब्यूशन से भी ज़रा हट के हम सिर्फ इस पर बात करें कि इसकी प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से की जाती है। मतलब प्रोडक्शन में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर ज़माने ने बहुत आगे निकल के बहुत सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐसे तरीक़ाकार हैं, ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप जैसे बता रहे थे कि एक साल में 4 दफ़ा भी एक ज़रख़ेज़ ज़मीन से मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि हम देखते हैं कि फूड शॉर्टेज जो है उसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, आपको क्या लगता है कंसर्न डिपार्टमेंट्स में आप क्या समझते हैं कि फौरी तौर पर जो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए वो क्या हैं और उसे किस तरह से हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा सकते हैं? देखिए इसमें ना एक और नई टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। यस उसके थ्रू हमारा कम वाटर भी कम इस्तेमाल होगा और ईल्ड भी बेहतर होगी। नाउ आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज के अभी एक नॉर्मल जो मिड साइज या स्मॉल साइज फार्मर है,
he cannot afford that equipment. Yeah. And that is where the government should come and play a role कि एक तो अवेयरनेस क्रिएट करें, सेकेंडली या तो क्लस्टर्स बना के उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड, मशीनरी प्रोवाइड की जाए, या फिर इस तरह की फैसिलिटीज़ हों जहाँ पे दे कैन प्रोक्योर द राइट टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें टू सेव वाटर, टू यूज़ टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज द ईल्ड। ज़मीनें मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करना जो है ना वो शायद अब वक्त बदल गया है, तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम एंड देन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सपोर्ट। बिकॉज देखिए एक और चीज़ है, दुनिया में फार्मर्स जो है ना ऑन एन एवरेज उनके पास जो लैंड साइज है वो बहुत बड़ा होता है। पाकिस्तान में नंबर ऑफ फार्मर्स ज़्यादा हैं बट पर फार्मर लैंड साइज बहुत छोटा है। सो देयरफॉर जो हमारा फार्मर है वो बड़ा गरीब है, ही कैन नॉट अफोर्ड to have an high tech equipment and technology, but that's where the government should step in and provide facilities to bring the technology on the ground. डॉक्टर आयशा, मैं आपसे भी यही चाहती हूँ कि लास्टली आप भी इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि अगर हम अपने फार्मर्स की बात करें, खासतौर पर ज़राअत के शोबे की इटसेल्फ बात करें, तो कुदरती वसाइल हमारे पास कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है, किस तरह से इनको यूटिलाइज करके मज़ीद चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है अगर हम आज के दिन की मुनासबत से बात करें, खुराक की किल्लत को। अगर आज की दिन की मुनासिबत की बात करें, क्योंकि मैंने अपना पॉइंट ही यहाँ से शुरू किया था कि खुराक की किल्लत नहीं है, खुराक की डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है कि आप जो है जिस तरह हमारे फार्मर्स ज्यादा हैं, उनके पास जमीन कम है, ये इसमें ये हो सकता है कि हम क्लस्टर्स बना दें। जिस तरह अगर ये डॉक्टर साहब का ताल्लुक भी डेयरी से है, उन्होंने बताया जिस तरह हमारा भी जो फार्म साइज है वो मैक्सिमम 3 to 4 एनिमल्स है। अब इसको अगर हम कॉर्पोरेट फार्म की तरफ लेके जाएं तो एनिमल्स को हम एक जगह इकट्ठे करके इस मिल्क की प्रोडक्शन को भी हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर एक विलेजेस में है, बजाय इसके कि हर फार्मर अपना अलग-अलग से उसको लेके चले, वो एक क्लस्टर बना के, तो फिर वो रिसोर्सेज कम यूज होंगे। इंडिविजुअली हर फार्मर रिसोर्स यूज करेगा तो वो ज्यादा रिसोर्सेज यूज होंगे, यानी कि एक तरह से उनको कंबाइन होकर इकट्ठे चल के करना चाहिए ताकि कम से कम रिसोर्सेज यूज हो, वो ज्यादा से ज्यादा पैदावार ली जा सके। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। काफ़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। ऑल दो कि अगर हम इस मुल्क की बात करें, मुल्क पाकिस्तान की, जहाँ पर चारों मौसम है और कुदरती वसाइल बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, उनको बुरोए कार ला के अगर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पर काम किया जाए तो खुराक के आलमी दिन के मौका पर इस किल्लत को ओवरकम करने के लिए हम भी कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, बशर्ते कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो है इस हवाले से एक्टिवली रोल प्ले करें तो हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक्स। क्योंकि आज मुझे लगता है मीट बहुत सारे फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक तो है, यानी मंडे है, लेकिन आपको पता है कि आज आलमी दिन बहुत सारे मनाए जा रहे हैं और आपको पता है हमारी कोशिश ये होती है कि सिर्फ आलमी दिन को आलमी दिन के तौर पर मनाया ना जाए बल्कि उस हवाले से अवेयरनेस भी पैदा की जाए और आप सबको बताया जाए कि इस दिन की मुनासबत से आपने किस मैसेज को फैलाना है। तो ये मैसेज फैलाने का काम हम भी कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से मैं आपको आज बता दूं कि रीढ़ की हड्डी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज का जो इस दवा का थीम है, जब भी कोई दिन मनाया जाता है तो आपको पता है उस साल का कोई ना कोई थीम रखा जाता है। तो आज के दिन का जो थीम है मूव योर स्पाइन, ये एक थीम है जो कि ड्राइव करेंगे हम आज अपने प्रोग्राम में भी। और मूव योर स्पाइन का मतलब ये है कि आजकल चूंकि आप देखते हैं कि आप ऑफिस में हो, वर्क फ्रॉम होम हो, आपकी टेक्नोलॉजी हो, आप फ्रीलांसर हो या आपको कोई भी काम हो, फॉर एग्जांपल हरमीत आपका मेरा काम है तो पिछले 2 घंटे से हम एक ही सीट पर बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि आपका जो लाइफ स्टाइल है उसमें आपकी मूवमेंट, आपकी एक्सरसाइज हो, आपका बाहर जाना हो, उठकर चलना फिरना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। रीढ़ की हड्डी के सारे मसाइल, खासतौर पर पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि 40% यंगस्टर्स जो हैं वो L5, L2 और इस तरह की रीढ़ की हड्डी के बहुत सारे मसाइल से 2-4 हैं। तो इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे और बात करने के लिए जो मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर शहजाद अनवर ने कहते हैं इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन है, इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर कहिएगा कि हम शुरू कर लेते हैं सिर्फ रीढ़ की हड्डी के उन मसलों से जो कि आजकल हम देखने में, आप बीइंग फिजिशियन भी और हम भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए हैं। मर्दों में ख़ासतौर पर L5 के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो उसी से शुरू कर लेते हैं कि रीढ़ की हड्डी के मसाइल शुरू कहाँ से होते हैं और ख़ासतौर पे ये क्यों देखने में आ रहा है कि यंगस्टर्स में इसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है।
बहुत शुक्रिया और पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया कि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्पाइन है उसकी अवेयरनेस के लिए आज आप लोगों ने अपने इतना इम्पॉर्टेंट शो पे टाइम निकाला है। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि हमें थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम या जिसको हम स्पाइनल कॉलम कहते हैं वो है क्या। स्पाइनल कॉलम में बेसिकली अल्लाह ने 33 मोरे दिए हुए हैं हमें, 7 गर्दन के हैं, 12 छाती के हैं, 5 कमर के हैं। तो ये जो 24 मोरे हैं ये इन पे हरकत होती है। हम गर्दन मोड़ते हैं, हम छाती को मूव करते हैं, हम झुकते हैं, टर्न करते हैं, तो इस पे सारे जो मूवमेंट वो इन 24 मोरों पे होती है। निचले जो 9 मोरे हैं जिसमें 5 आपके सेक्रम के हैं और 4 कॉक्सिक्स के हैं, उन पे मूवमेंट नहीं होती, वो अल्लाह ने फ्यूज़ किए हुए हैं। तो होता ये है कि जी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है इसमें हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसका लेवल बहुत कंप्रोमाइज़ कर गया। जैसे अभी आपने कहा कि जी हम लोग सुबह घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठे, ऑफिस में बैठे, निकले, वापस आके बेडरूम में बस बैठते हैं। जबकि लेटेस्ट स्टडी जो हुई है साल एक पहले, उसमें उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग है इसका नुकसान तंबाकू नोशी से भी ज़्यादा है। तो यू कैन इमेजिन कि जी जो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग है वो जिस्म को किस तरह से इफेक्ट करती है। और रही से कसर जो है वो वर्क फ्रॉम होम ने पूरी कर दी है। होम ने पूरी कर दी। तो जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो हमारा सारे का सारा जो बोझ है वो नीचे लंबोसेक्रल स्पाइन पे आके मतलब आके वहाँ पे फ्रीज हो गया या वहाँ पे आके जाम हो गया, जिसकी वजह से वहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं, अल्लाह ने हमें डिस्क दी हुई हैं। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया और बाकी मखलूक़ात में हमें ये सबक दी कि बाकी वो 4 हाथ और पाँव पे चलते हैं, जबकि अल्लाह ने हमें इरेक्ट पोस्चर दिया। तो उसकी हमें एक प्राइस पे करनी पड़ती है कि जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारा स्पाइन ज़्यादा लोड होता है बजाय कि उस पोस्चर में जब हम हाथ और पाँव पे चलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम हरकत नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, तो क्या है कि जो हमारे जो स्पाइन है उसकी बनावट इस तरह से है कि जो कुछ लिगामेंट्स हैं, कुछ मसल्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की और जो आप कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि जो सवाल हम करें उसका जवाब जिस तरह आप दे रहे हैं बहुत सारे लोगों का फायदा भी हो रहा है। डॉक्टर साहब एक तरफ एक्सरसाइज और बहुत खूबसूरत बात आपने की कि ये अगर कंटिन्यूटी रहती है तो कहीं ना कहीं आप बहुत सी चीज़ों से बच जाते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हम देखते हैं, खासकर अब ये मसला ख़वातीन में पहले बहुत ज़्यादा था, अब भी बहुत है, लेकिन मर्दों में भी ये मसला आ रहा है, बैठने के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से तो आपने बात की, और ऐसी क्या आदतें जो हमने अपनाई हैं जिसकी वजह से ये मामला बड़ी तेजी से बढ़ रहा है? इसमें जो आप देखें कि पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक है, वेट गेन, लोगों के वज़न पहले से ज़्यादा है। अभी आपने कहा कि जी पहले मोस्टली ख़वातीन में कमर के या इस तरह के मसाइल होते थे, आदमियों में नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि अगर हम 2 जनरेशन पीछे जाएं और वहाँ उनका लाइफस्टाइल देखें तो वो सुबह उठना, खेतों में चले जाना, साइकिल चलाना, वॉक करना, तो वो सारा दिन मोबिलाइज रहते थे। और फिर एक चीज़ इसमें मैं और बताऊँ कि जी जो अल्लाह ने हमें 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, उसमें स्पेशली जब हम खड़े होते हैं उसके बाद जब रुकू में जाके स्ट्रेच करते हैं प्रॉपरली, तो उसमें इतनी बरकत है रुकू वाले स्ट्रेच में कि एक एक टिश्यू में, एक एक मसल में, एक एक लिगामेंट में ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है। तो जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि वो रीजनरेट बल्कि वो अपने आप को बहाल रखते हैं और एजिंग नहीं होती। तो जहाँ तक जो आते हैं, एक तो जो जंक फूड है, हमारा जो लैपटॉप, मोबाइल, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वर्क फ्रॉम होम, ड्राइविंग, ये सारी चीज़ें जो हैं जिसको हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से हमें बाहर आना है, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जो अल्लाह ने इंसान को बैठने के लिए नहीं पैदा किया। वो क्या कहते हैं कि जी हरकत में बरकत है। वो हर लिहाज से बरकत है कि अगर हम कंटिन्यू सिटिंग करेंगे, हमारे जो मसल या लिगामेंट्स हैं वो लैक्स करते हैं, वीक होते हैं, जिसकी वजह से कुछ और चीज़ों को कंपनसेट करता है। डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ उसको भी आप एड्रेस करें, हम सब की आदतें बन चुकी हैं, जहाँ जहाँ हम देखें, बच्चे को देखें, बुजुर्ग को देखें, नौजवान को देखें, मोबाइल और फिर सर हमारा जो पोर्शन है इसी तरह हमने किया होता है और उसी में घुसे होते हैं। ये आपने जो अभी बात की कि जो पोर्शन बना हुआ है, फिर अगर गर्दन की बात कीजिए, कमर की बात कीजिए, ये वाला सीन जो बढ़ता चला जा रहा है, मोबाइल में ऐसे घुसना और फिर कहीं ना कहीं सर इसी पोर्शन में रखना, पोजीशन में रखना, ये कितना नुकसानदेह? मतलब हम इतनी बात अब हो गई कि हम सर झुका के रखते हैं, हमने सर उठाकर देखना ही नहीं होता किसी को, कोई गुजर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये देखिएगा, ये मोबाइल है मेरे हाथ में,
अगर मेरी नेक ये स्ट्रेट है तो बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 5 डिग्री तो एक्स्ट्रा 9 पाउंड्स, ऑलमोस्ट 4 kg प्लस एक एक मोहरे पे वजन आएगा। और जब हम यहाँ पे यूं करके सारा दिन टेक्सटिंग, मैसेजिंग, सर्फिंग सारा कुछ करते हैं तो तकरीबन 30 डिग्री। Oh my God. तो 6 into 9 दैट मीन्स के अराउंड 50 पाउंड हम अपनी कमर के मोहरों पे जो 20-22 kg एक्स्ट्रा वेट डालते हैं, तो वो जो लोड है वो मसल्स ने उठाना है, लिगामेंट्स ने उठाना है, वहाँ पे ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज़ होता है, जिससे जो डीजनरेटिव चेंजेस हैं, वो कहते हैं कि जी चोंचें निकल आई हैं, भुरभुरापन हो गया, तो उसकी जो मॉडर्न इरा में सबसे बड़ी वजह है ये मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर का इनकोरेक्ट पोस्चर, आप यूं झुक के बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बेंड करके डॉक्टर साहब ये देखिए, ये सारे तो चले मसाइल, लेट्स कम टू द सोल्यूशन ना, कि अब हमने बड़ी मेहनत के साथ ना बड़ा लंबा अरसा लगा के हमने चीज़ें ख़राब की, हमने उसको ठीक भी करना है, हम शुरू कहाँ से करें? फॉर एग्जांपल रीढ़ की हड्डी के मसाइल, आपको आराम तभी मिलता है जब आप सोने के लिए जाते हैं। सोने के लिए आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, तकिए के एतबार से क्या क्या एहतियात होनी चाहिए, इस हवाले से बताइए। जी, सबसे पहले तो देखें, लेटते तो आप बाद में हैं, जो लेटने के लिए जो पोजीशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जी हम बिस्तर पे बैठे और ठक करके यूं सीधे लेटे, और जैसे अगर हम यूं पीछे जाएंगे तो अगेन हमारी जो लोअर बैक के मोहरे हैं और जो मसल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड आता है। तो जो नेचुरली हमें करना क्या है कि जब भी हम बेड पे जाके लेटने के लिए जाएं तो हमें, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं उस तरह से बैठें, और जिस साइड पे भी आपकी जगह है और बाजुओं के ज़ोर पे लेटें, ताकि कमर को हम कम से कम लोड कर सकें। एक तो ये, इसी तरह जब हमने उठना है हम यूँ सीधा उठते हैं, ये नहीं करना। हमें राइट पे जगह है बेड के, लेफ्ट पे जगह है, तो उस तरफ पूरी करवट लेके, और अगेन पहले जो आपने टांगे हैं वो बेड से नीचे लाएं। जब आप टांगे नीचे लाएंगे तो आपका आधा वजन जो है वो नीचे चला जाएगा, बाकी आप बाजुओं के जोर पे करवट के बाल उठें। ये कितनी कॉमन गलतियां जो कि रोजाना की बुनियाद पर हम करते हैं, और हमें अवेयरनेस ना होने की वजह से नहीं पता कि हमने सिर्फ उठना कैसे है। और दूसरा जो मैट्रेस है उसके बारे में अक्सर लोग जो है वो हमसे सवाल पूछते हैं। मैट्रेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी अगर आपको रुई के गद्दे पे नींद आती है आप उस पर सोएं, अगर आप हार्ड बेड पे सोना चाहते हैं उस पर सोएं। मैट्रेस जो फोम का है उस पर सोते हैं। स्प्रिंग, सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि जब आप बिस्तर से उठें तो उसमें गड़ा ना पड़ा हो, कि वो अपनी, वो गड़े फोम में स्पेशली तब पड़ते हैं जब वो अपनी उम्र पूरी कर चुका होता है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो फिर वो आपको चेंज करना चाहिए। आप फोम, स्प्रिंग, रुई, जिस पे मर्जी सोएं। और दूसरी बात यह कि जो लेटने और बैठने का जो पोस्चर है कि करवट पे लेटें, करवट पे उठें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो है ख़ासकर स्टूडेंट्स को और हमारी बहनें और भाई, एट ए स्ट्रेच 30 मिनट से ज़्यादा मत बैठें। ठीक है, क्योंकि 30 मिनट्स के बाद आपके मसल से जो लोड है वो आपके लिगामेंट्स पे शिफ्ट होता है, वो वीक होंगे तो मसल खिंचाव में जाएंगे, फिर उससे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप ऑफिस में बैठें, मीटिंग्स करें, शोज करें, सारा कुछ करें, लेकिन ये है कि 20-30 मिनट्स के बाद सिर्फ खड़े हों और थोड़ा सा यूँ स्ट्रेच कर लें। मतलब ये बेसिक टिप्स है जो कि आपको मेरे ख्याल से इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जो कि आपको बड़ी पेन से बचा सकती है। रीढ़ की हड्डी है भाई, आपका पूरा इन्हिसार आपके जिस्म का, आपकी तमाम तर हड्डियों का इस रीढ़ की हड्डी पे करता है, तो इसका ख्याल रखना तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के दिन के मौका पर हमारा भी पैगाम यही है कि कुछ बेसिक सी प्रिकॉशंस हैं, या यूँ कहें कि ये टिप्स हैं जो कि आपको दिन और रात, सोते उठते जागते इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि आप रीढ़ की हड्डी के मसाइल से जो है वो बच सकें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमने लेनी है एक ब्रेक, और ब्रेक आते हैं, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने सोचा कि इतनी सारी बातें हमने पूरे 2 घंटे में आपसे की है, अब हमने अगर प्रोग्राम को कंक्लूड करना है तो ज़रा बड़े बाअदब अंदाज में कंक्लूड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर हम शेरो शायरी की बात करें तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा था एक ऐसे यंग टैलेंट से आपकी मुलाकात करानी, एक ऐसी शायरा जो पिछले 2-2.5 साल से लिख रही हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है अपने प्रोग्राम में हमेशा ऐसे लोगों को बुलाने और आपसे मुलाकात कराने के लिए जो यंग टैलेंट हो और बड़े खूबसूरती से अदब की अगर हम बात करें ख़ासतौर पर, तो आपको पता है बहुत ज़्यादा कोशिश हमारी ये होती है कि हम इस चीज़ को प्रमोट करें।
तो भी मैं ज़्यादा देर नहीं कराऊंगी, आपका तारुफ फौरी तौर पर करा देती हूँ। हमारे साथ रुमैका मिनाल मौजूद हैं और ये नौजवान शायरा हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुमैका, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल के। मुझे बताएं कि कितनी देर हो गई आपको शायरी करते हुए, और अगर शेर व शायरी की हम बात करें तो आपको पता है हमीद पाजी को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये आपको शुरू से शौक़ था, अदब के साथ लगाव था, बाज़ौक़ लोगों की ये निशानी होती है, कैसे आप इसे ड्राइव कर रही हैं? एक्चुअली जो एक हकीकी शायर हो या शायरा हो, तो मेरा ख्याल है कि वो बचपन से ही उसकी लगावट, उसकी जो रग़बत होती है वो उर्दू की तरफ होती है सबसे पहले, ठीक है। तो मैं बचपन से ही जो मेरी उर्दू की सिलेबस बुक्स होती थी उनको सबसे पहले ख़त्म करती थी, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जो सीनियर मेरा कोर्स होता था, लाइक इफ़ आई एम इन 8th, तो मैं 9th या 10th की जो उर्दू की बुक है वो भी ले आती थी पढ़ने के लिए। तो स्पेशली जो गज़ल का था FSC में, तो ये बस सीन था। और बाकायदा जो मैंने शायरी का आगाज़ किया तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो डायग्नोस करने वाला प्रोसेस होता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत यंग एज में बच्चा कर लेता है कि उसका शौक़ क्या है, उसका रुझान क्या है। और फिर मैं जो जानना चाहती हूँ, पंजाबी और उर्दू ज़ुबान में आप शेर कहती हैं और लिखती हैं, तो ये यकीनन दोनों ज़ुबानें जो हैं मुश्किल भी हैं और आसान भी है इटसेल्फ भी, अगर इसको पढ़ लिया जाए या एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो क्या ज़्यादा लगाव किस ज़ुबान से? मेरा जो है ना बेसिकली ज़ुबान जो मेरी है वो पंजाबी ही है, घरेलू जो ज़ुबान है, लेकिन लगाव मुझे ज़्यादा उर्दू में है। लेकिन पंजाबी में सिर्फ मैंने एक ही गज़ल कही है, ज़्यादा कलाम मेरा उर्दू में ही है। बस फिर आपका कलाम सुनते हैं फौरी तौर पर। जी ज़रूर। अच्छा सा बेहतरीन सा हमें सुना दें। ओके, मेरे मिजाज में उजलत है, तो मुझे ज़रा ना अपना उजलत के रिलेटेड जो शायर वो ज़्यादा पसंद है। ज़रूर ज़रूर। तो उजलत में हम बिछड़ गए लेकिन खबर नहीं, उजलत में हम बिछड़ गए लेकिन खबर नहीं, उसने छुड़ाया हाथ या मैंने जुदा किया। और एक उजलत पे एक और था कि हमने उजलत में कदम बाग से बाहर रखा, हमने उजलत में कदम बाग से बाहर रखा, अब ये सुनते हैं कि पिछलों ने बहारें देखी। ये थोड़ा सा मुझे उदास भी कर जाता है। क्या बात है। उजलत की कोई खास वजह रुमैका? हाँ, हरमीत का सवाल बड़ा दिलचस्प सवाल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई एक खास जवाब नहीं है, बस मिजाज में वैसे ही कुदरती तौर पर उजलत है, तेजी है। अच्छा रुमैका, एक और चीज़ हमने देखा है, जितने शायरों को देखा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे मसाइल से, बहुत सारी तकलीफ, कहीं ना कहीं दिल का दर्द, तो तकलीफ कहीं ना कहीं चीज़ों से गुजरता है इंसान, हमें नजर आता है, फिर वो शायर, उसकी शायरी भी उसमें निखार पैदा होता है। तो ये लाजिम है कि दर्द होना लाजिम है, दिल का कोई रोग? सवाल आपका बहुत, मैं अक्सर लोगों से भी सुनती हूँ, वो कहते हैं कि अच्छा जी शायर जो है ना वो शायरी तभी करता है जब उसको कोई रोग लगा होता है या कोई दर्द होता है। तो मेरा ख्याल है कि मेरे शायरी का आगाज़ करने के पीछे कोई ऐसी वजह नहीं है, लेकिन मैंने एक बात नोट की है कि जब मेरी कैफियत थोड़ी सी उदास सी होती है, सोगवारियत होती है, चाहे वो बिला वजह वाली उदासी हो जो शायराना मिजाज की होती है, तो कोई उसकी वैसे वजह भी हो सकती है, तो तब मेरा जो गज़ल कहने का मज़ा भी अपना ही होता है और अशार भी बहुत अच्छे निकलते हैं। अच्छा, फिर आपको पता है वो इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी से आप उसको पढ़ रहे होते हो, वो अगले बंदे के दिल में घर भी कर जाता है, उसकी तासीर, उसकी गहराई जो है वो अगला बंदा सुनने वाला ख़ास तौर पर जो है सामीन जितने भी होते हैं वो उसको उतनी ही शिद्दत के साथ महसूस भी करते हैं। अच्छा, जब आप शेर कहते हो, लिखते हो, तो आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हो, और हमारी अगर अपनी सकाफ़त की बात की जाए, हमारे अपने शौरा की बात की जाए, तो एक से बढ़कर एक लिखने वाले, कहने वाले, आप ज़्यादा किसे फॉलो करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे जो ज़्यादा पसंद है, मैं ना थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट एरा का जो एक सेशन था वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादा सुनती हूँ, खुमार बाराबंकी साहब को सुनती हूँ, और उसके अलावा फहमी बदयूनी जो है वो मुझे हमेशा हैरान कर देते हैं। मतलब ऐसे शायर हैं कि मैं उनका शेर पढ़ती हूँ और एकदम रुक जाती हूँ, ठहर जाती हूँ, मैं चौंक जाती हूँ कि यार अच्छा ये बात भी है, ऐसे भी है। और मजीद अमजद साहब है, उनकी शायरी में कैफियत होती है, मैं हमेशा एक सोगवारियत में चली जाती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है उनको पढ़ के मुझे। मुस्तकबिल में रमीका, एक और चीज़, जब हम लिखते हैं और लिखते वक्त कहीं ना कहीं आधी रात होती है और हमारा दिल करता है कुछ आमद शुरू हो जाती है अल्फाज की, तो क्या आपके साथ ऐसा होता है या कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं और खड़का लेती हैं, लिखना शुरू कर लेती हैं? अच्छा, मेरा ये है कि मेरी ना एक दुरानिया होता है, मतलब 5 दिन 4 दिन गुजर जाएंगे, गज़ल कह लिया मैंने, और जब 6 दिन गुजर जाएंगे ना मुझे अंदर एक बेचैनी सी होगी कि यार कुछ कोई कमी है, कुछ रह गया है, कुछ अधूरापन है, मतलब मुकम्मल करूँ कोई चीज़। तो वो एक अंदर से जब वो गज़ल नहीं गई होती, 6 दिन गुजर जाते हैं, तो फिर अमूमन जो है रात को ही मैं कहती हूँ, मैं चूँकि फ्लाइज हूँ
तो मेरी जो रूममेट्स हैं, दिन में तो मैं बिल्कुल भी गज़ल नहीं कह सकती उनकी मौजूदगी में। तो फिर मुझे रात का वक्त ही मुनासिब लगता है। अक्सर छत पे चले जाती हूँ, चाय का कप लिया और चांद और यू नो व्हाट, एक शायराना माहौल, कुदरत से करीब हो। बिल्कुल, तो ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेस्ट होता है टाइम। चलिए, चूँकि उर्दू ज़ुबान से आपको बहुत लगाव है, मोहब्बत है, यकीनन हमारी कौमी ज़ुबान है, लेकिन पंजाबी में भी जो आप शेर कहती हैं तो हमें कुछ पंजाबी में भी सुना दें। ठीक है, मेरी एक ही गज़ल है तो उसके चंद अशार सुनाती हूँ। ज़रूर ज़रूर जरूर जरूर। हथ फड़दा ते कर लेना सी, विच दरिया दे तर लेना सी, एडा औखा सी जे जीना, मेरे बाजू मर लेना सी, और छड्डी नहीं तू चादर सिर ते, मेरे लिए तू कर लेना सी। वाह 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 वाह, क्या बात है सुहा। जी हमीद। अच्छा रबीका, एक और चीज़, ज़ाहिर बात है कि शायरों का मिजाज बड़ा डिफरेंट भी होता है। हंसते हैं तो हंसते हैं, अगर बुरा मान लेते हैं तो फिर बहुत बुरा मान लेते हैं। कभी आपके साथ होता है कि दोस्तों की महफिल में जाती हैं आप, तो फिर वही कहते हैं कि शायरा साहब आगे पे आप बहुत एहतियात से बैठना होगा। वो अक्सर ये भी कहते हैं कि वो जो बेपनाह चाहते थे वो अब हमसे पनाह चाहते हैं, यानी कभी ऐसा होता है? या कहीं जाती तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ अब तो रमीका ने हमें बहुत कुछ सुनाना भी है। और नौजवानों के साथ जब आप बैठती हैं तो उनको ज़ाहिर बात है दिल का रोग बड़ा होता है, तो क्या उनको वही वाले सीन ज़्यादा सुनने होते हैं, या कहीं ना कहीं सराने अमीर के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते रोते सो गए अमीर, या इस किस्म की शायरी पसंद होती है? अच्छा, मेरा ये हिसाब है कि मैं जो मेरा हल्का अहबाब है, जो इर्द गिर्द मेरे दोस्त हैं, फेलोज़ हैं, तो वो ना उनको शायरी में रग़बत नहीं है। तो वो मसला ये आता है कि अच्छा उनको सुनने का बहुत शौक है। हाँ। अब मैं जब भी जाऊंगी ना, उनकी वो हर तरफ से आवाज़ें आ रही होंगी कि जी रुमैका आ गई है। इवन कि जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, लेक्चर्स के दौरान भी टीचर्स भी वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है आज हम रुमैका से कुछ सुनते हैं। तो अब उनको समझ नहीं आती, मतलब मैं शेर मुकम्मल कर लूँगी, हर तरफ खामोशी होगी, सन्नाटा होगा, तो मैं कहती हूँ यार मैं ऐसे माहौल में कैसे सुना सकती हूँ। बस ये वसूल करनी होती है अगले बंदे के दिल तक, मतलब नहीं चाहिए अगले ने दाद नहीं देनी, एटलीस्ट पता हो कि यार वो महसूस कर रहा है, समझ रहा है। बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है और मैं फिर तंग आ जाती हूँ सुन सुन के कि कुछ शेर सुना दो। अच्छा रबीका, इसी बात से मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट। मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करें कि नौजवानों में हम देखते हैं कि ये ज़ौक़ और शौक़ बहुत कम हो गया है, वो उर्दू अदब से लगाव का हो, पंजाबी से हो या शेर व शायरी से हो, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त आजकल नौजवानों में अगर देखें तो इस चीज़ का रुझान बहुत कम है। आप क्या समझती हैं कि आपके इर्द गिर्द जो है वो ये चीज़ कितनी नापैद होती जा रही है, और इस बात की तकलीफ़ होती है कि हमारी कौमी ज़ुबान है, नहीं तो कुछ हमारे कौमी शायर उनको ही पढ़ लिया जाए, लिख लिया जाए, देख लिया जाए, सुन लिया जाए? बिल्कुल, हमारे इर्द गिर्द जो है ना, मैं अक्सर देखती हूँ कि मतलब एक आम सा भी एक ज़ौक़ का एक बहुत है ना, एक मतलब एक बिल्कुल आम फहम सा शेर होगा, मज़मून अच्छा नहीं होगा, एक बिल्कुल एक अल्फाज जो है वो मुनासिब उसमें यूज़ नहीं हुए होंगे, लफाजी होगी, बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा कि यार बस अल्फाज जोड़े हुए ऐसे नामुनासिब है, और मज़मून बिल्कुल फहश होगा। तो उसमें ये होता है कि वो बहुत पसंद की जाती है। जैसे मुशायरे की कैटेगराइज़ किया हुआ है कि जो मुशायरे की शायरी है वो इस तरह की होगी, मतलब उसकी डिफरेंट टाइप होगी, उसके मज़ामीन ये होंगे, क्योंकि उन्होंने ऑडियंस से सिर्फ दाद ही लेनी होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और अपना जो मुताला है उसमें थोड़ा सा सीनियर जो शुरा हैं उनको लाजमी सुनना चाहिए। और मैं तो खैर मेरे मिजाज में थोड़ा सा वो पुरानी चीज़ों की तरफ पसंदीदगी है। जी बिल्कुल, तो मैं वो उदास रूह हूँ, बूढ़ी रूह हूँ, सॉरी, तो मैं ज़रा ब्लैक एंड वाइट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ। इसको उदास और बूढ़ी रूह बिल्कुल नहीं कहते, इसको बाज़ौक़ होना कहते हैं। और हमें खुशी है कि हमारे नौजवान जो है वो इस तरह से लगाव भी, उनको मोहब्बत भी, और वो इतने खूबसूरत शेर भी कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपसे लेनी है इजाज़त, लेकिन अपने आपको पता है सकाफ़त को, अपने कल्चर को, वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस चीज़ को नापैद होने से बचाना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि मुताला करें और इस चीज़ को परवान ज़रूर चढ़ाएं। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात कल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।